हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय संस्कार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज के बारे में पूरा हम लोग समझेंगे, क्या वैदिक एज है, कहाँ कहाँ से चीजें कॉन्सेप्ट शुरू हुई, कब की बात कर रहे हैं। वैदिक एज में सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, फिर रिलीजियस लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, ये पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और प्रैक्टिस में पीवाईक्यू है, और मेरे कंटेंट से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पूरे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये कंटेंट किसी एक बुक के ऊपर बेस्ड नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे कंटेंट को मिला के कंटेंट बनाया गया है। जैसे कि बात करें तो आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री की आर एस शर्मा की चलती है, तो आर एस शर्मा तो इसमें इंक्लूडेड है ही है, उनकी बुक है ही है। साथ में अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड जो बुक होती है, कोचिंग के कुछ नोट्स होते हैं, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो होती है इससे वैदिक से जो रिलेटेड है, वो सब भी टॉपिक इंक्लूडेड है। साथ में दोस्तों खास बात ये है, क्या आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री के लिए, बेसिकली हिस्ट्री के लिए क्या होता है, हिस्ट्री के सोर्सेज के लिए जो भी ऑप्शनल होते हैं उनके लिए एक बुक प्रेफर दी जाती है उपेंद्र सिंह की। कौन से दोस्तों? उपेंद्र सिंह जी की। ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये समझिए कि अगर आप ये 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो ये 1 1.5 घंटा में इसके बाद आपको कहीं से भी एंशियंट हिस्ट्री कोई भी सोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब सोर्सेज मिला के एक सोर्स बनाया हो, इसलिए ये जरूरी है। वीडियो के एंड तक बने रहना है, खुद प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद सॉल्व करके बताना है सर आंसर हो जा रहा है कि नहीं, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहना है। अब देखिए हम लोग बात कहाँ से क्या क्या बात करना है, समझते हैं पूरा एक एक करके डिटेल में। अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले हम लोग देख चुके, क्या हम लोग देख चुके स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बारे में हमने पूरा देख लिया कि क्या स्टोन एज होता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब देख लिए। पैलोलिथिक एज देख लिए, मेसोलिथिक एज देख लिए, नियोलिथिक एज देख लिए, फिर चारकोलिथिक एज हमने देखा, आयरन एज देखा, मेगालिथिक एज देखा, ये देखा। उसके बाद हमने देखा आईबीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि भैया इनका पीक जो था वो 2600 बीसीई से चल रहा था, करीब करीब 1900 बीसीई तक चल रहा था। ये इनका पीक था, क्या था? पीक था। अब आईवीसी के बाद जो हमें सेकंड देखने को मिलता है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा वैदिक एज। क्या है दोस्तों? वैदिक एज है, क्योंकि ये सब चीजें स्टोन एज चलने के बाद आईवीसी आता है, और आईवीसी के बाद हम लोग मूव कर जाते हैं किस पे? वैदिक एज पे। और वैदिक एज की जो शुरुआत होती है, वैदिक एज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, समझते हैं वैदिक एज पूरा वैदिक है क्या, क्या मामला है, क्या चीजें हैं, पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। अब बात करते हैं अगर वैदिक एज के बारे में, तो वैदिक एज को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। वैदिक एज बेसिकली कहाँ से आया है? वैदिक एज इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि इस समय में क्या बनाया गया है, इस समय में वेदास लिखे गए। क्या लिखे गए? वेदास लिखे गए। और वेदास लिखने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है दोस्तों? आर्यंस को जाता है। किनको जानता है? आर्यंस। आर्यंस जो थे वो कौन थे? उनको हाई बॉर्न माना जाता है। हाई क्लास के बॉर्न जो लोग थे, नोबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। इनको हम लोग बोलते थे क्या? आर्यंस। क्या बोलते थे? आर्यंस। और ये आर्यंस ने ही क्या लिखे हैं? वेदास को लिखे हुए हैं। ठीक है। वेदास को क्रेडिट जो है जाता है किसको? आर्यंस को जाता है वेदास को लिखने का। टोटल 4 टाइप के वेदास होते हैं। कितने होते हैं सर? 4 टाइप के वेदास होते हैं, पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, हमें ये 4 टाइप के वेदास जो है वो पता हो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इन चार में से एक एक जो है वो बहुत पहले आ जाता है। ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अर्ली वैदिक फेज, जिनको बोलते हैं अर्ली वैदिक फेज, और बाद में आता है लेटर वैदिक फेज। क्या आते हैं? लेटर वैदिक फेज आते हैं। अर्ली वैदिक फेज का पूरा कॉन्सेप्ट जो है जुड़ा हुआ है किससे? ऋग्वेद से। किससे दोस्तों? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। इसमें जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वेद के समय में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या हुआ, क्या क्या कॉन्सेप्ट था, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, ये सब पूरा ऋग्वेद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके बाद लेटर फेज में डेवलप होता है कौन सा? हमारा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और क्या आता है दोस्तों? अथर्ववेदा। तो ये जो तीन है ये बाद में आते हैं, ये लेटर वैदिक फेज में आते हैं। और अर्ली वैदिक फेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं मेनली किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ऋग वेद के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ऋग वेद का जो एज माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या मानते हैं? 1000 बीसी से लेके 500 या 600 बोल सकते हैं, 600 बीसी तक क्या आ जाता है? लेटर वैदिक फेज आ जाता है। और फिर लेदर वैदिक फेज के बाद महाजनपद वाला एरा हमें देखने को मिल जाता है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें अर्ली वैदिक फेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा पूरा टॉपिक जो है वो ऋग्वेद पे कवर होने वाला है। फिर अगली इस पे जब वीडियो आएगी, तो अगले वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक फेज बात करेंगे। उसमें बात करेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या चीजें थी, कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कैसा इकोनॉमिकल है, कैसा रिलीजियस कल्चर था, और ये कैसे पूरा जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? लेटर वैदिक पीरियड में।
ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं 500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बारे में। पूरा कॉन्सेप्ट जो है ऋग्वेद के बारे में हम चीजें जो है पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद का क्रेडिट उसको जाता है, जो भी वेदास है उनका क्रेडिट जाता है आर्यंस को। अच्छा, आर्यंस के ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें कि भैया ये जो आर्यंस है आए कहाँ है, तो इनको लेके अलग अलग फिलोसफी जो है बताई जाती है। कुछ लोग कहना है यहीं पे है, कुछ लोग कहना है वेस्ट एशिया से आए, कुछ लोग का कहना है कि भैया ऊपर से आए हुए हैं, यूक्रेन यूक्रेन की तरफ से आए हैं। तो अलग अलग फिलोसफी में अलग अलग लोग जो है अलग अलग आइडियोलॉजी बताते हैं कि ये जो आर्यंस हैं ये आए कहाँ से हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा ये एक्सेप्ट किया जाता है कि आर्यंस जो आए हुए हैं वो यूक्रेन वाला जो रास्ता है, यूक्रेन मतलब सदर्न यूक्रेन जो है वहां वाले रीजन से जो है ये आए हुए हैं आर्यंस। और ये अपने साथ हॉर्सेस लेके आए थे। क्या लेके आए थे दोस्तों? हॉर्सेस लेके आए थे। और फिर यहाँ पे जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको ये हरा देते हैं, और हराने के बाद यहाँ पे अपनी जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपना पूरा सिस्टम जो है बना लेते हैं। अच्छा, आर्यन सिविलाइजेशन जो ये एक सिविलाइजेशन था, ये एक विलेज सिविलाइजेशन था, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था, ये क्या था? एक विलेज था। क्या था? एक विलेज कम्युनिटी जो है यहाँ पे डेवलप की गई। ठीक है, तो आर्यंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया, कहाँ से आ गए, इनको हाई बॉन्ड का कहा जाता था, और इन्हीं को क्रेडिट जाता है वेदास के कंट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, अगर वेदास का कुछ हम लोग ओवरव्यू ले लें भैया, कौन कौन से वेदास किससे किससे डील करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद आपको पता है, ऋग्वेद में बात होती है हाइम्स के बारे में। किसके बारे में? हाइम्स के बारे में, मंत्रास के बारे में। और टोटल 1028 हाइम्स टोटल हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में बात की गई है भैया, कोई भी अगर रिचुअल करोगे तो उसका क्या नियम कानून फॉलो करोगे, क्या रूल्स फॉलो करोगे, क्या उसका मेजरमेंट होगा, हवन कुंड क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं यजुर्वेद में। फिर आता है सामवेद। सामवेद में हम लोग बेसिकली बात करते हैं साउंड के बारे में, मेलोडीनेस के बारे में, कि भैया कोई भी अगर साउंड है, कोई भी अगर मंत्राज है, तो उस मंत्र का उच्चारण कैसे होगा, उसको तुम बोलोगे कैसे, उसका उच्चारण कैसे करोगे, इसके बारे में। और फिर लास्ट में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में आता है। इसमें हमें चार्मिंग नजर आएगी। चार्मिंग के साथ साथ इसमें हमें मेडिसिन नजर आएंगी। तो ये सब चार्मिंग, मेडिसिन, मैजिकल पावर, ये सब हमें अथर्ववेद में नजर आता है, जो बहुत ही लेटर फेज में डेवलप हुआ। तो आज हमारा फोकस एरिया ऋग्वेद रहने वाला है। ऋग्वेद के समय में 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के समय में पॉलिटी कैसी थी, सोशल लाइफ कैसा था, जोग्राफिकल कहाँ पे ये लोग रह रहे थे वो बात करेंगे, और फिर इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग लगा लेंगे, और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वैदिक का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कहीं से भी कभी भी ऋग्वेद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला टॉपिक है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे दोस्तों, कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हमें समझ में आ रही हैं। तो समझिए, ज्योग्राफी में इनका जो भी एरिया था, ठीक है, आपको पता है कि ये जो है यहाँ वाला इंडस वाला एरिया था, ठीक है। यही इंडस वाले एरिया पे ये लोग भी आते हैं, और यहाँ वाले एरिया पे ये लोग भी आके कब्जा करते हैं। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं सप्त सिंधु। क्या बोला जाता है दोस्तों? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु कहने का मतलब ये है कि इनका जो भी सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन बता रहा हूँ, जो भी वैदिक एज के जो भी लोग थे, जो आर्यंस थे, वो जनरली सप्त सिंधु वाले रीजन में रहा करते थे। सप्त सिंधु का मतलब क्या है? कि 7 नदियां। क्या है दोस्तों? 7 नदियां। 7 नदियां कौन कौन सी 7 नदियां हैं? एक तो हमारी इंडस हो गई, ठीक है। इंडस के साथ साथ कौन सी हो गई? रवि हो गई, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया। 5 तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई इंडस की, और एक इंडस हो गया, 6 हो गया। और एक क्या है? सरस्वती रिवर। कौन सी? सरस्वती रिवर। तो ये टोटल बात होता है कितने? ये 7 रिवर हो गए। इन्हीं सातों रिवर के आसपास जो है पूरे आर्यन्स जो थे वो थे। ठीक है दोस्तों, इसी जो है आसपास पूरे जो है स्टेब्लिश लोग थे। अब ज्योग्राफिकल की अगर हम लोग बात करें क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, तो वही जो बताया हूँ कि भैया अर्ली वैदिक एज का एक्नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, कि भैया ये लोग सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ द 7 रिवर। 7 रिवर आपको बता दिया हूँ कौन कौन से 7 रिवर थे। इन्हीं के आसपास पूरा जो है इनका ये सिविलाइजेशन जो है पूरा वैदिक एज के लोग जो है आर्यन जो है वो रहा करते थे। जिसमें सिंधु जो है वो किसकी बात हो रही है? इंडस की बात हो रही है, जो मेंशन किया गया है ऋग्वेद में बहुत बार। जो सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया, जैसे आज हम लोग समझते हैं कि भैया आर्यन्स हैं, तो आर्यन्स के समय में, उस समय भी, जैसे आज के समय में होली, गंगा 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 रिवर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमें लगता है भैया उस समय भी गंगा रिवर का ही इंपॉर्टेंस होगा। लेकिन गंगा रिवर आपको बताऊं बहुत ही कम मेंशन है, मुश्किल से 1-2 बार खाली मेंशन है ऋग्वेद में। और ज्यादातर जो मेंशन किया गया, सबसे ज्यादा जो मेंशन किया गया किस रिवर के बारे में किया गया? इंडस रिवर के बारे में किया गया है। इंडस ऑल्सो हैड वेरियस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट, सच एज बता दिया, रवि, ब्यास, सतलज। अच्छा, इन रिवर का अलग अलग नाम था पहले के समय में। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि पहला का नाम क्या था, ये बता दीजिए। तो पहला नाम आपको दोस्तों याद कर लेना एकदम। पहले नाम से डायरेक्ट जो है वो हमें क्वेश्चन देखने को
मिल सकता है। तो कौन कौन सा किसका क्या क्या पहला नाम था ये देखिए। एक तो देखिए हमें सिर्फ देखना नहीं दोस्तों, हमें यहाँ पे याद करते हुए चलना है। रावी का है परूसनी रिवर, परूसनी रिवर क्या है, रावी का। इसको कैसे याद करेंगे, आपने सुना होगा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी जब पॉडकास्ट होता है कुछ होता है तो उसमें कहा जाता है आपकी पीआर टीम बहुत बढ़िया, आपकी पीआर टीम ये कर रही है, आपकी पीआर टीम ये कर रही है। तो पीआर से याद रख लीजिए भैया पारूसनी रिवर, और यही पारूसनी रिवर ही को क्या बोलते हैं आज के समय में, रावी रिवर। क्या बोलते हैं, रावी रिवर। तो एक तो मुझे पीआर याद हो जाएगा सर आराम से, पीआर का कोई टेंशन नहीं है। दूसरा मुझे याद हो जाएगा सुतुदरी का मतलब हो गया सतलज, सुतुदरी का मतलब हो गया सतलज, ये मुझे दो याद हो गया। तीसरा है विपाशा, और विपाशा का क्या है, ब्यास है। तो वी पासा, और विपाशा का क्या है, ब्यास है। क्या याद रखना है, ए एस एस ए, ए एस एस ए, ए एस एस ए। तो ब्यास में क्या आया, ब्यास में ए एस आया आखिरी में, उसको उल्टा कर दीजिए तो क्या बन गया, आखिरी में विपाशा में ऐसे बन गया, क्या बन गया, ऐसे बन गया। तो विपाशा, ब्यास, पारुसनी, रवि, सुतुदरी, सतलज याद रहेगा। चेनाब का याद रखेंगे, चेनाब का क्या हो जाएगा, चेनाब का हो जाएगा अस्कनी चेनाब, अस्कनी चेनाब, अस्कनी का हो गया चेनाब, और वितासे का हो गया झेलम, वितासे का हो गया झेलम। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया गर्मी बहुत ज्यादा है, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो किसकी जरूरत पड़ती है गर्मी में, सर गर्मी में तो एसी की जरूरत पड़ती है ना। तो क्या हो गया, क्या याद रखना, एसी, एसी का मतलब सर, सी से चेनाब हमें याद रहेगा, ए से अस्कनी हमें याद रखना। तो अस्कनी को क्या बोलते हैं, चेनाब, क्या बोलेंगे, चेनाब। और आखिरी बचा वितासे, वितासे को क्या बोलेंगे, झेलम, क्या बोलेंगे, झेलम। विजय, विजय क्या है, विजय याद रखना है। विजय कि आप लोग बढ़िया से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आप लोग भी क्या होंगे, एक दिन सफल जरूर होंगे, विजय जरूर होंगे। तो विजय, विजय मतलब कि वितासे और झेलम। अच्छा, वितासे विपाशा में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वितासे और विपाशा में कंफ्यूजन क्लियर करने का सिंपल सा लॉजिक क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ आ रहा है एस ए, तो इसके रिवर में भी इसका ए एस आना चाहिए, तो क्या हो गया, ब्यास, क्या हो गया, ब्यास। तो ये एक दो तीन चार पांच, ये पांचों का पांचों दोस्तों आपको याद रखना होगा। एक ये पांच हमें मिली, साथ में इंडस थी जिसको क्या बोलते थे, सिंधु, ये तो सबको याद है, और एक थी सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर। और यही सातों मिलके क्या बना ली, सब तो सिंधु वाला रीजन बना ली। अब मेरे साथ एक बार बस तुरंत तुरंत जो है लिख लेना है, सब रिवर को, किस रिवर को क्या नाम बोल रहे हैं, जल्दी 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 लिखना है। अब तक याद हो जाएगा, जब तक कॉपी पेन कलम नहीं चलेगा कुछ होने वाला नहीं है। बता दे रहा हूँ, अगर नोट्स ले रहे हैं तो नोट्स लिखते रहिए, साथ में चीजें लिखते हुए जितना चलेंगे उतनी क्लैरिटी जो है वो होती रहेगी। अब समझिए यहाँ पे इसको जो है मैं पूरा कवर कर दे रहा हूँ। एक ब्लैंक पेज ले लूं क्या, हम्म चलिए एक ब्लैंक ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि कितना हम लोग से सॉल्व हो पा रहा है। यहाँ पे इसके नीचे भी एक पेज होगा। हम्म, 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 चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो भैया पहले पांचों रिवर का नाम लिख लेंगे। एक का हो गया रवि, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक का हो गया रवि, एक का हो गया ब्यास, एक का हो गया सतलज, एक का हो गया चेनाब, और एक का हो गया झेलम। ये पांचों रिवर हो गई, दिख रही हैं, क्लियर है पांचों रिवर, ठीक है दोस्तों। अब रवि की अगर हम लोग बात करें तो सर रवि का आप बताए थे कि आजकल पीआर टीम बहुत तेज से चली है। पीआर मतलब क्या हो गया, पी से पारूसनी रिवर। तो पारूसनी ही रिवर को हमने क्या नाम दे दिया, रवि, क्या बोल दिए, रवि बोल दिए। सर ब्यास से मुझे याद आया विपाशा, क्या याद आया, विपाशा, सा से ए एस, सा से ए एस, विपाशा। सर सतलज का तो मुझे याद है सूतुधारी करके कुछ था, तो ये वाला हो जाएगा, सतलज तो आसान है याद रहेगा, एस से एस। चेनाब की बात करें तो चेनाब में बताया था सबसे जरूरी क्या है गर्मी में, एसी। तो क्या हो गया, अस्कनी, क्या हो गया, अस्कनी रिवर को क्या बोलेंगे, चेनाब बोलेंगे। फिर झेलम आ जाता है, झेलम का सर ये विपाशा से, वी से ही मिलता जुलता था, लेकिन ये था वितासे, तो वितासे का क्या हो गया, झेलम। तो ये पांचों रिवर अब आपको याद हो गई होंगी। कॉपी पेन कलम उठाना है दोस्तों, और कलम के साथ साथ लिखते हुए चलना है। ये सोचिए कि वीडियो देख लेने से काम हो जाएगा, तो काम होने वाला नहीं है। साथ में कॉपी पेन बैठना है, तुरंत वीडियो पॉज करना है, तुरंत लिखना है पांचों रिवर का नाम, तुरंत से जल्दी लिखिए। और कमेंट सेक्शन में लिखना है, वहां नहीं लिखना है, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा पांचों रिवर के क्या क्या नाम थे। तो ये इनका था ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भैया, कि इनकी ज्योग्राफी की जो है वो पूरा यहाँ तक फैली हुई थी। अच्छा, एक सबसे जरूरी बात कि सरस्वती रिवर को क्या बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा हुआ है दोस्तों, तो ये भी याद रख लीजिएगा। नदी तरना, क्या बोलते हैं, नदी तरना। तो इसमें एक और चीज याद कर लीजिए, ये चार पांचों के अलावा
सरस्वती जी, सरस्वती रिवर को क्या बोलते हैं? तो सरस्वती रिवर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नंदी तरमा। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो अब पांचों जो है वो आपको याद हो जाना चाहिए, छह याद हो जाना चाहिए। छह का सर कौन सा? एक सरस्वती वाला भी, कि सरस्वती रिवर क्या बोलते हैं? नंदी तरना, नंदी तरना। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये सब मिलके क्या पूरा पूरा बना लिया? पूरा सप्त रीजन वाला रीजन जो है वो बना लिए। यमुना जो है वो सिर्फ 3 बार मेंशन की गई, और गंगा देखिए, आज के समय में जो हम पवित्र गंगा, होली गंगा की बात करते हैं, वो उस समय आर्यंस के समय में ऋग्वेदिक में सिर्फ एक बार मेंशन है। सिर्फ कितनी बार मेंशन है? एक बार। तो ऑप्शन में हमेशा वो गंगा देंगे, कि कहेंगे सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सी रिवर मेंशन है, और हमें लगेगा भैया गंगा हो सकता है, गंगा टिक करो, आगे बढ़ो। गंगा गलत है दोस्तों, गंगा सिर्फ एक बार मेंशन की गई है, 3 बार यमुना की गई है, और सबसे ज्यादा जो मेंशन की गई रिवर है वो है इंडस, याद रखना है। और इन पांचों का नाम याद हो गया। छठवां सरस्वती का नाम क्या है? नंदी तरना, ये भी याद रखना है। तो ऋग्वेदा मेंशन द समुद्र, ऋग्वेद में समुद्र भी मेंशन है, तो इसका मतलब समुद्र मतलब ये नहीं कि उन्होंने सी भी देख लिया, समुद्र मतलब कलेक्शन ऑफ वाटर को भी बोला जा सकता है। इनके पास नॉलेज था किसका? मजुवंत का। मजुवंत मतलब क्या होता है? फ्रॉम विच आर्यन गॉट सोमा, जहां से इन्होंने क्या किया? सोमा को प्राप्त किया, उसी को बोला गया क्या? मजुवंत। तो ये याद रखना है भाई, कभी कभी पूछ लेता है कि मजुवंत क्या है दोस्तों? मजुवंत, तो मजुवंत क्या है? फ्रॉम विच आर्यन गॉट सोमा, जहां से सोमा क्या होता है? सोमा एक इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक होता है, ठीक है। तो सोमा एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक था, जहां से ये लोग सोमा प्राप्त किया करते थे, उस नॉलेज को ही बोलते थे मजुवंत। क्या बोलते हैं? मजुवंत। याद रखना, मजुवंत पूछ लेगा क्या। अब बात करेंगे दोस्तों इनके सोशल लाइफ के बारे में, कि भैया इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, कैसी चल रही थी, क्या इसका सिस्टम था, क्या क्या चीजें हमें नजर आती हैं सोशल लाइफ में, क्या डिस्क्रिमिनेशन था, वर्ण सिस्टम कैसा था, कैसे वर्ण सिस्टम फॉलो होता था, क्या क्या चीजें थी, वो पूरा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी जनरली क्या थी? ट्राइबल सोसाइटी थी। पीपल लिव इन सेमी नोमेडिक लाइफ। सेमी नोमेडिक लाइफ का मतलब क्या होता है? कि घुमक्कड़ भी थे, रुकते भी थे। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया? कि आपने भैया खेती कर रहे हैं तो आपको परमानेंट सेटलमेंट करना होगा। नोमेडिक क्या है? मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, घुमक्कड़ है। तो ये सेमी नोमेडिक लाइफ जीते थे। सेमी नोमेडिक लाइफ का मतलब क्या हो गया? कि भैया इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, मतलब घूम फिर भी रहे हैं, सेटल भी हो जा रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं और सेटल भी। इसीलिए घूम फिर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था, इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था, मेन काम जो था, वो एग्रीकल्चर नहीं था। अगर इनका एग्रीकल्चर मेन काम होता तो भैया ये रुके रहते, फिर परमानेंट इनका सेटलमेंट हो जाता। लेकिन एग्रीकल्चर न करके इनका मेन फोकस था पेस्ट्रलिज्म पे, मतलब कि पशुपालन पे, पशु चालक पे, इस पे इनका ज्यादा फोकस हुआ करता था। तो याद रखना है, सोशल लाइफ कैसी थी? ट्राइबल सोसाइटी थी, सेमी नोमेडिक लाइफ थी। आर्यन ट्राइब वेर कॉल्ड दी जनास। आर्यन ट्राइब जो थी उनको हम लोग क्या बोलते थे? जनास। क्या बोलते थे? जनास बोलते थे। और जो इनका चीफ होता था उनको बोला जाता था राजन। क्या बोलते थे? राजन, या गोपति बोलते थे, गोपा बोलते थे। देखिए उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या था पता है? उस समय जो भी बैटल होती थी, लड़ाई होती थी, वो लैंड के लिए नहीं होती थी, वो एनिमल्स के लिए होती थी। किसके लिए होती थी? एनिमल्स के लिए होती थी। तो इसीलिए एनिमल्स के प्रोटेक्शन, और एनिमल में उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? काऊ था। तो काऊ को जो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ काऊ, वहीं से एक वर्ड आया कि भैया काऊ को प्रोटेक्शन वाला क्या कहलाया जाएगा? गोपति। क्या कहलाएगा? गोपति। गाय को बचाने वाला या गाय को प्रोटेक्ट करने वाला क्या कहलाएगा? गोपति या गोपा कहलाएगा। ठीक है। और इनकी चीफ क्वीन हुआ करती थी, इनकी रानी हुआ करती थी, जिनको हम लोग बोलते थे क्या? महिषी। क्या बोलते थे? महिषी। तो महिषी और राजन, ये बात आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इन ऑर्डर टू गेट देयर कैटल बैक, द वैदिक गॉड इंद्राज वाज इन्वोक एज मेनी बैटल नोन एज। ये दोस्तों बहुत जरूरी है कि इसमें अगर बात आ जाए कि भैया ये लोग हवन कुंड पूजा पाठ ये सब किया करते थे, तो सबसे ज्यादा ये लोग किस भगवान की पूजा किया करते थे? क्या वो सबसे ज्यादा भगवान की पूजा करने वाले, क्या वो विष्णु भगवान थे? क्या वो शिव जी थे? क्या वो कृष्ण जी थे? क्या वो भगवान राम थे? तो दोस्तों ये सभी आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो ऋग वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा पूजा होती थी वो इंद्र की होती थी। और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, डिस्ट्रॉयर कहा जाता था, फोर्ट को तोड़ने वाला, फोर्ट का डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। किनको? इंद्र को। और इंद्र के बारे में बहुत ज्यादा ही मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो इंद्र का नाम दोस्तों याद रखना है। इंद्र को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे गविष्ठी, गवेषणा, गोसु, गवार, टू सर्च फॉर दी काउ वेयर फॉर बिटवीन द आर्यंस एंड दी पानीस। अच्छा, पानीस क्या होते थे? आर्यंस और पानीस की जब लड़ाई होती थी, तो इंद्र को कॉल करते थे आर्यंस, इंद्र को बुलाते थे, भैया आप आइए हम लोग की क्या करिए? रक्षा करिए। और इंद्र का ये अलग अलग नाम है, ये अलग अलग नाम जान लीजिए दोस्तों। बहुत एग्जाम में देखा हूँ डायरेक्ट ये पूछा है कि गविष्ठी किसके लिए है,
गवेषणा किसके लिए है, गोसु किसके लिए है और गव्यर। तो अगर ये सब दे दे चारों टर्म और पूछ लें कि बताइए किसके लिए है या कि क्या है, तो ये गॉड का नाम है, किंग गॉड का इंद्रदेव का नाम है। अब यहाँ लड़ाई होती है किसके बीच में, आर्यंस और पेनिस के बीच में। पेनिस कौन लोग होते थे, पेनिस जनरली वो ट्रेडर्स हुआ करते थे, या बोल सकते हैं बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो क्या किया करते थे, व्यापार करते थे, बिजनेसमैन होते थे। और ये जो भी रिचुअल्स ये आर्यंस लोग फॉलो करते थे, उस रिचुअल्स को ये लोग फॉलो नहीं किया करते थे, उस रिचुअल्स को ये लोग मानते नहीं थे, उनको बोला गया पेनिस। क्या बोला गया, पेनिस बोला गया। तो इन दोनों की लड़ाई भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये बात याद रखना। आगे बात करें दोस्तों सोसाइटी के बारे में, इनके वर्ण सिस्टम के बारे में कि इनका वर्ण सिस्टम कैसा था। दोस्तों उस समय कास्ट वास्ट सिस्टम कुछ आया नहीं था, कास्ट वास्ट तो बहुत लेटर पीरियड में डेवलप हुआ है, उस समय वर्ड चलता था वर्ण के बारे में। अच्छा देखिए ऋग्वेद में अगर मैं बात करूं, तो ऋग्वेद में टोटल जो किताबें हैं वो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल में 10th मंडल में जो 10th वाली मंडल किताब है, उसमें वर्ड लिखा हुआ है पुरुषत्व। क्या लिखा है, पुरुषुक्ता के बारे में लिखा हुआ है, पुरुषुक्ता। और ये जो पुरुषुक्ता है यही बताते हैं 4 वर्ण के बारे में। किसके बारे में, 4 वर्ण। तो जो हमें 4 वर्ण के बारे में पता चलता है वो पुरुषुक्ता से पता चलता है। और पुरुषुक्ता कहाँ है, 10वें मंडल में हमें देखने को मिला है पुरुषुक्ता के बारे में। और इसी में वो बताते हैं कि भैया ब्राह्मण जो है वो मुख से निकले हुए एक आदमी है, ठीक है। ये क्या है, एक आदमी है। ब्राह्मण जो है इनके मुख से निकले हुए हैं, ठीक है। बाजुओं से कौन निकला, इनके हाथ से क्षत्रिय निकले हुए हैं, ठीक है। इनके पेट से और ये मिडिल वाले पार्ट से कौन निकला है, वो वैश्य से निकले हुए हैं। और इनके फुट से कौन निकले हैं, लोअर कास्ट के लोग निकले हैं, मतलब शूद्रास निकले हैं। कौन निकले हैं, शूद्रास निकले हैं। तो 4 वर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास की। लेकिन ये बात समझिए कि इस समय जो ये बात कर रहे हैं, इस समय जो हमारे पास ये 4 वर्ण थे, ये बर्थ के बेसिस पे, जैसे आज बर्थ के बेसिस पे डिसाइड हो जाता है कि भैया अगर हम ब्राह्मण के जन्म में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण। उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय कार्य के ऊपर था कि भैया आप कौन सा कार्य करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ऋग्वेदिक पीरियड में वर्ण थे, यस और नो। तो जी सर वर्ण बिल्कुल थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 वर्ण भी थे। लेकिन वो 4 वर्ण का बेसिस क्या था, क्या उनका बेसिस बाय बर्थ था, बर्थ के थ्रू जो भी हो जाता था उसको मान लेते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत सर, बर्थ के थ्रू नहीं था। इनका जो भी था वो किसके थ्रू था, ऑक्यूपेशन के। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई है जो वर्ण में, जो मान लीजिए क्षत्रिय, क्या है, क्षत्रिय। लेकिन अभी जो क्षत्रिय जो है, ये हथियार न उठा के, ये क्षत्रिय हथियार न उठा के ये पूजा पाठ शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, पूजा पाठ शुरू कर दिया, पूजा पाठ कर रहा है अपना, ठीक है। या फिर मान लीजिए ये व्यापार शुरू कर दिया, अपना बिजनेस शुरू कर दिया, तो ये क्या मान लिया जाएगा, ये इसको वैश्य मान लिया जाएगा, न कि क्षत्रिय। तो ये ऑक्यूपेशन पे बेस्ड होता था, काम पे बेस्ड होता था। लेटर वैदिक फेज में यही अंतर होगा कि लेटर वैदिक फेज से जब हम लोग बात करेंगे, तो जो अभी तक वर्ण सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, वो चेंज होके क्या हो जाएगा, बर्थ के बेसिस पे हो जाएगा लेटर वैदिक फेज में। और यही कारण है कि आगे चल के फिर दिक्कतें हमें देखने को पड़ेंगी और बहुत ज्यादा वर्ण सिस्टम क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। इस समय जो भी वर्ण सिस्टम था बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था, उतने नियम कानून और उतनी चीजें जो है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती थी। बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्ण सिस्टम इस समय हमें देखने को मिलता है। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट लाइन पे डिवाइडेड नहीं थी। इवन द राजन, पुरोहित, आर्टिसन एक्सेट्रा क्या थे, पार्ट थे। द ऑक्यूपेशन वॉज नॉट द बेस्ड ऑन द बर्थ, कि भैया जो भी ऑक्यूपेशन होता था वो बर्थ के ऊपर बेस्ड नहीं था कि भैया तुम यहाँ जन्मे तो तुम यही काम करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी काम कर सकते हो। मेंबर ऑफ फैमिली कुड अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्यूपेशन, कि हर आदमी भैया परिवार का अलग अलग काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पंडित के जन्म में घर में जन्मा हूँ, ब्राह्मण घर में जन्मा हूँ, तो मेरा काम सिर्फ पूजा पाठ पंडिताई ही है, ऐसा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, बिजनेस भी कर सकता हूँ, व्यापार भी कर सकता हूँ। सबको क्या है, राइट है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है। और जो वर्ण सिस्टम रहेगा वो किस पे बेस्ड होने वाला है, ऑक्यूपेशन पे ही बेस्ड होने वाला है। यहाँ पे वर्ण का मतलब क्या समझिए, वर्ण का मतलब है कलर। वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल डिफरेंसेस बिटवीन द वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल। और इनिशियल डिफरेंस में हमने इसको निकाला कि भैया जो वैदिक लोग थे वो ज्यादा फेयर थे, ज्यादा गोरे थे, ज्यादा चमकीले थे। और जो नॉन वैदिक पीपल थे वो उतने फेयर नहीं थे, वो उतने चमकीले नहीं थे, गोरे नहीं थे। तो ये जो वर्ण शब्द है ये इसका मतलब होता है कलर। क्या होता है, कलर। तो कलर के बेसिस पे हमने वैदिक और नॉन वैदिक पीपल क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अच्छा इस समय जो यहाँ के जो लोग थे, जो इनहेबिटेंट लोग थे, उनको बोला जाता था दसास। क्या बोलते थे, दसास या दसायुस बोलते थे, कि मतलब दास के रूप में एक तरीके से आप बोल सकते हैं, वहां से टर्म आया है, दसास बोला जाता था। तो ये बात भी आपको याद रखना है, आगे अभी सब आएगा तो सब हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब समझिए यहाँ पे वैदिक पीपल
वर फेयर वेयर एज नॉन वैदिक इंडिजिनियस पीपल वर डार्क। बताया कि भैया वैदिक जो लोग थे वो क्या थे, गोरे थे, और जो नॉन वैदिक जो लोग थे जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे वो क्या थे, डार्क थे। ऑथर ऑफ ऋग्वेद ये भी बताते हैं फ्रॉम द अदर ग्रुप होम दसायुज एंड दसास। दसायुज और दसास किसको बोल रहे हैं, वही नॉन वैदिक ग्रुप, नॉन वैदिक पीपल को भी बोल सकते हैं। और भैया नॉन वैदिक पीपल वही लोग तो हैं जो यहाँ पे इनहेबिटेंट हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो जो यहाँ के इनहेबिटेंट हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, यहाँ के नेटिव हैं, उनके लिए भी ये वर्ड यूज होता है दसायुज और दासाज। तो दासाज और दसायुज देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वो लोग हैं जो आर्यंस नहीं है, नॉन आर्यंस है, मतलब पूजा पाठ बिलीव गॉड ये सब जो है ये काम ये नहीं करने वाले, उनके लिए वर्ड होता था दसास। क्या होता था, दसास या दसायुज। तो दसास वर ऑल्सो रेफर्ड एज अ, और अच्छा इनको एक और नाम से जाना जाता था, अव्रता। अव्रता मतलब क्या होता है दोस्तों, दिख रहा है, दिख रहा है। अव्रता मतलब क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे टर्म जो है एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत बार पूछे जाते हैं। अव्रता का मतलब क्या होता है, हु डू नॉट ओबे द ऑर्डिनेंस ऑफ द गॉड, जो ऑर्डिनेंस ऑफ द गॉड को ओबे ना करे, गॉड की बातों को, गॉड के नियम कानून को माने ना, इसको बोलेंगे अव्रता। क्या बोलेंगे, अव्रता बोलेंगे। और ऐसे ही एक टर्म है जिसको बोलते हैं अक्रातु। अक्रातु वो होता है जो सेक्रीफाइसेस जो होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनको जो परफॉर्म नहीं करता है उसको बोलते हैं अक्रातु। तो दसास में रेफर करते हैं इव्रता और आकृतु, और ये सब क्या है, दसास दसायुज, मतलब जो यहाँ के इनहेबिटेंट हैं, जो नॉन आर्यंस हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है। फिर आते हैं वर्ण सिस्टम पे। वर्ण सिस्टम में आपको बताया ही कि वर्ण सिस्टम जो है उतना प्रिविलेंट नहीं था। ट्राइबल एलिमेंट वेर स्ट्रॉन्गर इन द सोसाइटी, ट्राइबल एलिमेंट जो था वो ज्यादा था। मतलब वर्ण सिस्टम देखिए ऋग वैदिक पीरियड में बहुत ही फ्लेक्सिबल रहेगा, उतना स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। और बताया हूँ कि ये जो चार वर्ण की बात मेंशन की गई है, कहाँ की गई, पुरुषोक्ता में की गई। और पुरुषोक्ता ऋग्वेद के आखिरी मंडल में हमें देखने को मिलता है। आखिरी मंडल में ऋग्वेद का जो 10th मंडल है उसमें पुरुषोक्ता की बात की गई है, और उसमें ये चार वर्ण की बातें हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग चार वर्ण में क्या बात करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का क्या काम है, पूजा पाठ रिचुअल्स ये सब प्रैक्टिस कराना। क्षत्रिय का काम है, वॉरियर है, क्या है, वॉरियर है, लड़ाई लड़ेगा। वैश्य क्या करेगा, एग्रीकल्चर करेगा, ट्रेडिंग करेगा, ये सब करेगा। और शूद्रास को रखा गया क्या करने के लिए, सर्विस देने के लिए भैया, कि आपको इन तीनों लोगों को क्या देना है, सर्विस जो है वो देना है। तो इन तीनों को सर्विस देने के लिए, सेवा करने के लिए शूद्रास को जो है वो रखा गया है इसमें, ऐसा उसमें कहा गया है। फिर भैया क्या ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो क्या फेमिलियर थे स्लेवरी से, बिल्कुल दोस्तों। दास प्रथा, भैया दास दसायु बोल रहे हो तो जान रहे हो तभी तो बोल रहे हो। तो स्लेवरी उस समय थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक टर्म है एक, अच्छा ब्राह्मणा क्या होती है आपको पता है दोस्तों। वैदिक के पीरियड के बाद क्या होगा, वैदिक के समय में वैदिक को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसके कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं तो ब्राह्मणास हमें देखने को मिलता है। ब्राह्मणास का मतलब क्या होता है, ब्राह्मणास का मतलब होता है कमेंट्रीज, कमेंट्रीज ऑन वेदास। कि भैया वेदा तो वेद तो लिख गए, अब उनके ऊपर कमेंट्रीज होगी। कमेंट्रीज का मतलब उसका एक्सप्लेनेशन होगा, क्या होगा उसका एक्सप्लेनेशन होगा डिटेल में, कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्या लिखा होगा। और उसी एक्सप्लेनेशन के लिए एक किताब, हर वेद के साथ, हर वैदिक जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, हर वेद के साथ एक एक जो है वो किताब एक्सप्लेनेशन की जोड़ दी जाएगी। उसको हम लोग नाम देंगे ब्राह्मणा। क्या नाम देंगे, ब्राह्मणा नाम देंगे, याद देंगे, ठीक है। तो पंचविंशा ब्राह्मण में क्या कहा गया है, वर इंद्रा इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ वर्ण, कि इंद्रा को जोड़ा गया है कि भैया वर्ण के क्रिएशन के लिए ये हैं। साथ में राजन्य आर प्लेस फर्स्ट फॉलोड बाय द ब्राह्मण और वैश्य, कि भैया अच्छा, और इनके बेसिस पे ये दोस्तों याद रखना है कि जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ये वाले ब्राह्मणा के हिसाब से, पंचवंशा ब्राह्मण के हिसाब से राजन जो है वो पहले नंबर पे हो जाएगा, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य आएंगे। तो ये पूछ सकता है कि किस ब्राह्मणा के हिसाब से, किताब के हिसाब से राजन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। तो पंचविंशा ब्राह्मण याद रखना है दोस्तों, पंचविंशा ब्राह्मण। फिर एक और ब्राह्मण है जो बहुत ही जरूरी है, कौन सा है, सतपाथा ब्राह्मण। सतपथा ब्राह्मण, द ऑर्डर इज एन फॉलो ब्राह्मण वैश्य। अब ये क्या है, ये अलग ही फॉलो कर रहा है, ब्राह्मण वैश्य राजन और शूद्र के बारे में सतपथा ब्राह्मण बात कर रहा है। कुला का मतलब क्या होता है, फैमिली होता है। बेसिक सोशल यूनिट जो थी वो यही थी, कुला था, परिवार था, ठीक है, जिनको किंग्स फोक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यहीं से एक वर्ड भी आता है गोत्र, क्या आता है, गोत्र। गोत्र का मतलब क्या होता है, गोत्र जो वर्ड जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है गाय से। किससे जुड़ा हुआ है, गाय से जुड़ा हुआ है, काऊ से जुड़ा हुआ है। कि भैया पहले के लोग अपने आप को जो कनेक्ट करते थे वो गाय से ही करते थे, उसी के थ्रू फिर गोत्र गोत्र जो है वो करते हुए बनते चले गए। फिर उस समय के हमारे जो मेन मेन ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र हो गए, वशिष्ठ हो गए,
भारद्वाज हो गए, उनके नाम पे फिर गोत्र जो है वो पढ़ने शुरू हो गए। फिर बाद में हमने उसको लीनियज से कनेक्ट कर दिया कि भैया वंशज है। तो कुला फैमिली हो गया, बेसिक यूनिट है। कुलपा क्या होते हैं? हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, याद रखेंगे। सोसाइटी कैसी थी दोस्तों? सोसाइटी जो थी वो पेट्रियार्कल इन नेचर थी। पेट्रियार्कल इन नेचर का मतलब क्या है कि भैया जो मैन रहेगा, जो पुरुष रहेगा, उसके पास ज्यादा पावर हमें देखने को मिलेगी। वो जो है ज्यादा पावर को अपने जो है प्रैक्टिस करता हुआ हमें नजर आएगा। तो याद रखना है, जो हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी वो क्या देखने को मिलेंगी भैया, कि पेट्रियार्कल इन नेचर रहेगा। थ्रू वुमेन हैड इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि वुमेन का इंपॉर्टेंस रोल नहीं रहेगा, वुमेन का रोल रहेगा। वुमेन का रोल हमें ऐसे पता चलता है कि उस समय में बहुत सारे ऋग्वेद के हाइम्स जो हैं वो महिलाओं द्वारा लिखे गए। ठीक है। फिर उस समय दो असेंबली हुआ करती थी, सभा और समिति। तो समिति में वो लोग पार्टिसिपेट करती थी, उसका हमें देखने को मिलता है। तो अच्छा खासा उनका कंट्रीब्यूशन था, उनका स्टेटस जो है वुमेन का अच्छा था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि ऋग्वेद में और लेटर वैदिक एज में बेसिक अंतर क्या हुआ कि ऋग वैदिक एज में जो स्टेटस था वुमेन का, स्टेटस ऑफ वुमेन वो बहुत ही अच्छा था। वो क्या था? बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये भैया एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, रिलीजन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में, तो सब चीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो वुमेन का स्टेटस क्या था? ऋग्वेद में अच्छा था। लेकिन लेटर वैदिक फेज में आते आते जो वुमेन का स्टेटस था वो धीरे धीरे अपने डाउनफॉल पे आ जाता है। न इनको सभा समिति में बैठने दिया जाता है, न इनको रिलीजियस राइट दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है लेटर वैदिक फेज में वुमेन का स्टेटस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ अर्ली वैदिक फेज की बात करें तो हम लोग बात करेंगे भैया कि वुमेन का स्टेटस अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। इसी बात पे आपको क्या मुझे बताना है, ऋग वैदिक के समय की दो जो हैं वो आपको वुमेन्स के बारे में बताना है, सेग वुमेन्स के बारे में बताना है, जिन्होंने क्या लिखा है, हाइम्स के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है ऋग्वेदिक में। दो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको जल्दी से आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल था सोसाइटी में, एजुकेटेड थी, असेंबली तक जाती थी, हाइम्स कंपोज की थी, उपनयन भी होता था इनका, उपनयन भी रिसीव इन्होंने किया था। अच्छा, इनका उपनयन थोड़ा अलग होता था हम लोग के उपनयन से, ये बात याद रखना। उपनयन आपको पता है क्या होता है? उपनयन सेरेमनी, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं प्रैक्टिकली उपनयन क्या होता है, तो अभी जो है वो मैं धारण किया हुआ हूं उपनयन, ये आप देख सकते हैं। ये जो सेक्रेट थ्रेड है, इसी सेक्रेट थ्रेड को क्या बोल रहे हैं? इसी सेक्रेट थ्रेड को दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, इसी सेक्रेट थ्रेड को क्या बोल रहे हैं? उपनयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपनयन। तो उपनयन सेरेमनी होती है, और वो उपनयन सेरेमनी जो है वो सिर्फ अलाउ था वर्ण में तीन ही लोग को, ब्राह्मण्स को अलाउ था, क्षत्रिय को अलाउ था, और वैश्य को अलाउ था। शूद्रास को जो है वो हमने अलाउ नहीं किया हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ये अलाउ था। उपनयन सेरेमनी, इसको ट्वाइस बॉर्न के नाम से भी जाना जाता था, कि भैया ट्वाइस बॉर्न मतलब कि द्विजात जन्म, की इसके बाद जो है दूसरा जन्म आपका हो जाता है उपनयन। तो ये महिलाओं को भी उपनयन जो है वो रिसीव करने का राइट्स जो है वो था उस समय, याद रखना आपको। ठीक है। वुमेन जो है वो अटेंड किया करती थी मीटिंग ऑफ विधाता। विधाता मीटिंग क्या होती है दोस्तों? विधाता एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होती थी, जिसमें हर एक चीज को डिस्कस किया जाता था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और हर एक लोग पार्टिसिपेट करते थे। और विधाता की दो सिस्टर कहा गया है। क्या कहा गया है? टू सिस्टर्स कहा गया है। विधाता की दो सिस्टरें हैं। कौन कौन सी दो सिस्टर है? एक सभा है, और एक क्या है दोस्तों? समिति है। सभा और समिति, आगे हम लोग बात करेंगे सभा किससे रिलेटेड है, समिति किससे रिलेटेड है। इनको टू डॉटर जो है, टू डॉटर, सिस्टर बता रहा हूँ, टू डॉटर, विधाता की दो डॉटर जो है, दो बेटियां जो है वो कहा गया है सभा और समिति को। तो वो भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। यहाँ तक सब क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? आगे आइए। गर्ल्स वर फ्री टू चूज देयर पार्टनर। देखिए गर्ल्स को उस समय कितने राइट थे, क्योंकि अगर स्टेटस ऑफ वुमेन पे आएगा तो ये सब बातें आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखना है। तो सिर्फ हम लोग प्री का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पूरी कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा क्लास भले थोड़ी लंबी हो जाए, 1 से 1.5 हो जाए, 1.5 से 2 घंटे हो जाए, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसके अलावा दोबारा न कभी एंशियंट हिस्ट्री देखना पड़ेगा, न कभी दोबारा वैदिक एज, ऋग्वेदिक एज देखना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मेरी। तो गर्ल्स जो थी उनको फ्री एजुकेशन दिया गया। उनको ये था कि भैया अपने लाइफ पार्टनर जो है वो चूज करने का उनको पूरा राइट दिया गया, मतलब राइट टू चूज भी इनके पास था। सोचिए गर्ल्स के पास। और कोई भी हमें एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलते हैं कि उस समय चाइल्ड मैरिज हुआ करते थे, कोई एग्जाम्पल नहीं है, सती नहीं हुआ करते थे, पर्दा सिस्टम नहीं था। तो ये सब सिस्टम उस समय नहीं था। तो सोचिए वुमेन का स्टेटस कितना बढ़िया था। और मैरिज जो थी यूजली फॉलो होती थी मोनोगैमस। मोनोगैमस मतलब कि जिसकी एक पत्नी होती है उनको क्या बोलते हैं? मोनोगैमस बोलते हैं। कुछ रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री की। पॉलीगैनी मतलब क्या होता है? पॉलीगैनी का मतलब क्या है कि जब एक पति की ढेर सारी जो है वाइफ होती हैं तो बोलते हैं पॉलीगैनी।
और पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, जब एक पत्नी के ढेर सारे हस्बैंड होते हैं तो बोलते हैं पॉलीएंड्री। अच्छा, पॉलीगैनी पॉलीएंड्री के साथ साथ एक टर्म मुझे और आ जाता है याद, एंडोगैमी और एक्सोगैमी। टाइप्स ऑफ मैरिज बता रहा हूँ, उस समय के एंशियंट टाइम के टाइप्स ऑफ मैरिज थे, तो पॉलीएंड्री पॉलीगैनी तो था ही, उसके अलावा एंडोगैमी और एक्सोगैमी भी था। तो एक्सोगैमी तब हम लोग कहते थे, उस मैरिज को कहते थे जहां पे जो लड़की है वो अपने समाज से बाहर, अपने कास्ट, अपने रिलीजन, इन चीजों से बाहर जाके दूसरे से जब शादी करती थी तो उसको बोलते थे एक्सोगैमी। क्या बोलते थे? एक्सोगैमी। और जब कोई लेडी, कोई गर्ल अपने ही परिवार के अंदर ही, मतलब अपने समाज के अंदर, अपने कास्ट में, अपने रिलीजन में शादी करती थी, उनको बोलते थे एंडोगैमी। क्या बोलते थे? एंडोगैमी। एक वर्ड और है दोस्तों जो बहुत जरूरी है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है लेविरेट। सर इतना भारी भरकम वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब भी बता दीजिए। दोस्तों लेविरेट का मतलब क्या होता है समझिए। जब क्या होते हैं, मान लीजिए कोई वुमेन है, ठीक है, इन वुमेन की क्या हुई, किसी से शादी हो गई, मैरिज हो गई। मैरिज के बाद इनके हस्बैंड की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इनके जो यंगर ब्रदर रहेंगे, क्या रहेंगे, यंगर ब्रदर रहेंगे, इन यंगर ब्रदर के साथ इन महिला का क्या हो जाएगा, वापस से शादी हो जाएगा, रीमैरिज हो जाएगा। तो हस्बैंड के डेथ के बाद उनके यंगर ब्रदर से क्या कर लेना, शादी कर लेना, मैरिज कर लेना, ही कहलाता है लेविरेट। क्या बोलते हैं उसको, लेविरेट। और इस समय एक वर्ड यूज हुआ है ऋग्वेद में इसके लिए, नियोगा। क्या वर्ड यूज हुआ है, नियोगा। तो कभी कभी पूछ लेता है कि नियोगा या नियोग क्या है। तो नियोगा या नियोग क्या होता है कि जब कोई वोमेन क्या हो, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो हस्बैंड के डेथ के बाद उनकी क्या होती है, उनके ब्रदर इन लॉ से, ब्रदर इन लॉ मतलब कि उनके देवर जिनको हम लोग बोलते हैं, तो हस्बैंड के जो यंगर ब्रदर होते हैं, जब उनके साथ उनकी शादी हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं लेविरेट। क्या बोलते हैं, लेविरेट बोलते हैं। इसी को बोला जाता है क्या, नियोग। ये बात आपको याद होना चाहिए, बहुत बार ये टर्म पूछ लेते हैं भैया हिस्ट्री में कि ये नियोग क्या है, लेविरेट क्या है, ये सब चीजें क्या है, तो ये पता होना चाहिए। और ये भी पूछ लेंगे भैया प्रैक्टिस होता था, तो कहना है हाँ दोस्तों प्रैक्टिस होता था। तो नियोग के बाद क्या है कि मैरिंग द हस्बैंड यंगर ब्रदर, दिखाई दे रहा है, हाँ, मैरिंग द हस्बैंड यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के डेथ के बाद क्या कर लेना, यंगर ब्रदर से शादी कर लेना, विडो रिमैरिज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, नियोग। उस समय प्रैक्टिस होता था। तो पूछ लेंगे नियोग होता था फॉलो कि नहीं होता था, तो क्या बताना, उस समय सर फॉलो होता था। तो ये थी इनके सोशल लाइफ के बारे में। अब हम लोग आएंगे पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, कि भैया पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, क्या था। तो समझ लीजिए भैया पॉलिटिकल लाइफ वैसी थी कि उतना पावरफुल राजन था नहीं, राजन उतना पावरफुल था नहीं, उतना कोई आर्मी वार्मी भी थी नहीं इसके पास, ठीक है। मेन इसको उतना पावरफुल माना भी नहीं जाता था। इसका काम क्या था, सिर्फ गाय की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, या ट्राइब्स की प्रोटेक्शन करना, राजन का बस इतना काम था। तो इससे ज्यादा कुछ उनका काम जो है वो देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो 30 ट्राइब जो है वो बताया जा रहा है, मेंशन है। 5 ट्राइब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 ट्राइब हैं, यादू, तुर्वासा, पुरु, अनु और ध्रुवा। ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं, पांचों नाम कलेक्टिवली थे। इनको बोलते थे 5 पीपल या पंचजन। क्या बोलते थे, पंचजन बोले थे। और इसमें पुरुष और भारतास जो थे वो दो डोमिनेटिंग ट्राइब भी हमें नजर उस समय आती है, पुरुष और भारतास। और इन्हीं दोनों के बीच में आगे जो है बैटल होगा, बैटल ऑफ टेन किंग, बहुत फेमस है इस समय ऋग्वेद में, जरूर हमें ये देखने को मिलता है, बैटल ऑफ टेन किंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं बताऊंगा आपको बैटल ऑफ टेन किंग क्या है, क्या माजरा है, पूरा डिटेल में, बस वीडियो के एंड तक बने रहना है, एक एक चीज हमें छोड़ना नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात हो रहा है इनिशियली दिस हैज क्रिमिनलाइज, शुरुआत में जब ये आया तो भैया आर्यंस आया, यहाँ पे नॉन आर्यंस है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, बाद में आर्यंस वर्सेस नॉन आर्यंस हो जाता है, इन दोनों लोगों की क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, दे फेल अपार्ट। ऋग्वेद मेंशन अ चीफ ऑफ पुरुष नेम त्रसदायु का भी ये बात करते हैं कि भैया क्या थे, पुरुष के जो चीफ थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है त्रसदायु। क्या नाम है, त्रसदासु, ये नाम आपको याद रखना है। और उस समय जो भरत किंग थे, भरत के किंग थे, उनका नाम था क्या, फेमस थे दिवोदशा। क्या नाम था, दिवोदशा। तो ये दोनों लोग के बीच में दोस्तों अगर मैं बात करूं बैटल ऑफ कैंकिंग के, टेन किंग के बारे में, बैटल ऑफ टेन किंग, तो समझिएगा बैटल ऑफ टेन किंग है क्या। एक तरफ एक क्लेन है जो कि है भारता क्लेन। कौन सा क्लेन है, भारता क्लेन है। अच्छा, भारता क्लेन के फेमस जो कौन थे, दिवो दशा थे। कौन थे, दिवो दशा थे। लेकिन दिवो दशा जो है उस समय उनकी डेथ हो चुकी थी, तो ये बैटल ऑफ टेन किंग में ये दिवो दशा नहीं थे, इनके जगह पे इनके बेटे आए थे, जिनका नाम था सुदास। क्या नाम था, सुदास नाम था। अब इधर क्या होगा, सुदासी नाम था, देख लो एक बार नाम,
नाम, हाँ, सुदास, ठीक है। सुदास नाम था, जो क्या थे, इनके ग्रैंडसन थे। क्या थे, इनके ग्रैंडसन थे, सुदास नाम था इनका। इनको जो है बैक कर रहे थे कौन, एक गुरु थे उस समय के, शेख थे बहुत ही फेमस, वशिष्ठ। कौन थे, गुरु वशिष्ठ। आपने सुना होगा नाम इनका बहुत बार, जब भी पुराण उड़ान आप देखते होंगे या फिर पुरानी कथाएं एपिक कुछ भी देखते होंगे तो गुरु वशिष्ठ का नाम आप जरूर सुनते होंगे। तो इनको बैक कौन कर रहे थे, इनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ, जो सुदास को बैक कर रहे थे, भारत। वशिष्ठ होता है क्या, वशिष्ठ होता है 10 ट्राइबल्स, 10 ट्राइबल्स थे उस समय। ये 10 ट्राइबल्स जो थे, इसमें 5 जो ट्राइबल्स थे वो क्या थे, नॉन आर्यंस थे। क्या थे, नॉन आर्यंस थे। और 5 जो थे वो क्या थे, आर्यंस थे। क्या थे, आर्यंस थे। तो 5 नॉन आर्यंस, 5 आर्यंस, 10 ट्राइब हो गई। और इसी में 10 ट्राइब में से एक फेमस ट्राइब था पुरुष। क्या था, पुरु था। और इसी पुरुष के जो बैक कर रहे थे, इसको कौन बैक कर रहे थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी क्या कर रहे थे, इनको बैक कर रहे थे। अच्छा, इनका भी आपने नाम सुना होगा, विश्वामित्र जी का भी। तो पुरुष को बैक कौन कर रहे थे, इनके जो टीचर थे वो विश्वामित्र थे। और सुदास के कौन थे, वशिष्ठ थे। तो ये कहा जाता है भैया, ये जो बैटल था ये इन दोनों गुरु के बीच में था। गुरु वशिष्ठ वर्सेस गुरु विश्वामित्र। और इनको बैक कौन कर रहे थे, पुरुष। और फिर इनको सपोर्ट इन्होंने किया, सुदास। तो ये लड़ाई हो गई भारत क्लैन की वर्सेस में, और वर्सेस 10 किंग, जो यहाँ पे 10 ट्राइबल थी उनके बीच में। और आखिरी में विक्टोरियस कौन हुए, विजय कौन हुए, विक्ट्री जो मिली वो इनको मिली। और ये जो बैटल पूरी कहानी लड़ी गई, ये कहाँ लड़ी गई, ये पूरी कहानी पूरी हुई आपकी खत्म कहाँ पे, पारूसनी रिवर पे। सर, पारूसनी रिवर ये कौन सी रिवर है सर, तो याद करिए। सोशल मीडिया पे एक टर्म चलता है जिसको बोलते हैं PR। क्या बोलते हैं, PR। तो आर से क्या हो गया, रावी रिवर। तो ये पूरी बैटल, बैटल ऑफ 10 किंग जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है रावी रिवर पे, पारूसनी रिवर जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो है पूरा बैकहैंड में चीजें जो है वो चल रही थी, बैटल ऑफ 10 किंग इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब वही वही चीजें हैं, देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो भारत भारत क्लेम के चीफ कौन थे, सुदास। कौन थे, सुदास थे, जो क्या थे, दिवोदशा के ग्रैंडसन थे। दिवोदशा के ग्रैंड, तो एक तरफ कौन थे, एक तरफ सुदास थे। फॉट अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेंसी ऑफ 10 ट्राइब। और इधर कौन थे, इधर थे 10 ट्राइब। कौन से थे, 10 ट्राइब थे। जिसमें पुरुष जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। पुरुष और देयर फॉर्म अलाइज एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फिडेंसी इंडिकेट पॉलिटिकल अवेयरनेस। और ये सब जो है था, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होंगे, पुरुष होंगे। कौन होंगे, पुरुष होंगे। और इधर कौन थे, ये कौन सा क्लेम था, भारता क्लेम। ये याद रखना है दोस्तों। फिर क्या आता है, द ग्रेट बैटल टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर परूसनी रिवर। आपको बता ही दिया हूँ भैया कि ये जो लड़ाई हुई वो किस रिवर पे हुई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सी रिवर पे हुई है, तो पारूसनी रिवर पे हमें देखने को मिलता है। और फाइनली जो भारतास थे वो जीत जाते हैं, ब्रेक करते हैं नेचुरल डैम ऑन दी रिवर। रिवर पे नेचुरल डैम है, उसको तोड़ते हुए अपनी विजय की घोषणा ये कर देते हैं कि भारत में जो जीत गया, फिर यमुना की तरफ जाते हैं और डिफीट कर देते हैं जो भी लोकल वहां के रूलर रहते हैं उनको भी। ये बात याद रखना है। फिर अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि भैया उस समय जो राजा था कैसा था, पावरफुल था नहीं पावरफुल था, इंपॉर्टेंस थी नहीं इंपॉर्टेंस थी, उसकी बात। तो राजा के लिए एक वर्ड यूज होता था, राजन। क्या यूज होता था, राजन यूज होता था। बहुत बार हमें देखने को मिला है ये वर्ड। ये क्या थे, फुल फ्लेज मोनार्कियल स्टेट नहीं था, हैड नॉट येट इमर्ज। फुल फ्लेज मोनार्कियल स्टेट जो है अभी तक इमर्ज नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि मोनार्की का मतलब क्या हो गया, राजतंत्र नहीं आ गया था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी बात नहीं थी। तो फुल फ्लेज मोनार्की नहीं, हाँ, सेमी मोनार्कियल हम लोग बोल सकते हैं। या फिर चेंज भी कर दिया जाता था, इलेक्शन इलेक्शन करवा के राजा लोगों को। तो ऐसा जरूरी नहीं था कि एक बार राजा बन गया तो बने ही रह गए, जैसा फिर आगे हमें महाजनपद में देखने को मिलेगा कि वहां पे क्या थी, फुल फ्लेज मोनार्की। यहाँ पे अभी वैसी कोई फुल फ्लेज मोनार्की इमर्ज नहीं हुई थी। ठीक है, तो एक वर्ड यूज किया जाता था रेदर देन किंग, हम इनको कह सकते हैं नोबेल, चिफ्समैन, ये सब हम लोग इसको बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है रॉयल ट्विस्ट का, जो बताया हूँ, दो नाम देखिए यहाँ पे आ गया है, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र का। बहुत बार हमें वैदिक साइंस में जो है नाम देखने को मिला है। और जो भी राजा होते थे उन राजा को बैक करना, उनका पूजा पाठ करवाना, उनका विधि विधान करवाना, और यही गुरु जो लोग होते थे, यही शेख जो होते थे, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी, यही लोग यह करवाया करते थे। अच्छा, एक टर्म होता था बाली। एक टर्म क्या होता है, बाली। बहुत बार पूछ लेता है दोस्तों, बाली क्या है। अब अगर ये बताइए कि भैया ये राजन है, राजन का काम है जनता के जो भी एनिमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये लोग रिटर्न में इनको कुछ देंगे। तो जो जनता, जो सब्जेक्ट क्या करती, अपने राजा को रिटर्न में देती थी एज ए गिफ्ट के रूप में, उसी को नाम दिया गया बाली। क्या नाम दिया गया दोस्तों, बाली। तो बाली और कुछ नहीं था। बाली या तो ये हो गया कि भैया जो हमने क्या किया,
दे दिया किनको, राजन के गिफ्ट के रूप में, उसको बाली कहा गया। या फिर बाली उसको भी बोल सकता है भैया उनके लिए जो हमें प्रोटेक्ट करा वही क्या है, गॉड है। तो ये भी कर सकते हैं कि गॉड को जो ऑफरिंग की जा रही है वो क्या है, बाली है। तो बाली का मतलब ये भी हो सकता है कि गॉड को जो ऑफर की जा रही है, या फिर बाली का मतलब ये भी हो सकता है जो राजा को प्राप्त होता है एज अपने लोगों से, सब्जेक्ट से गिफ्ट के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, बाली। तो बहुत बार पूछ लेता है कि बाली क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बाली क्या है। तो बाली क्या है दोस्तों, बाली रेफर्स टू ऑफरिंग मेड टू अ गॉड, मेड टू अ गॉड, की गॉड को जो ऑफर कर रहे हैं। या फिर इट ऑल्सो मीन्स ट्रिब्यूट पीरियोडिकली ऑफर बाय द क्लासमैन टू दी राजन, की भैया जो जनता है, जो सब्जेक्ट है, वो लोग क्या कर रहे हैं, मिलके गिफ्ट जो दे रहे हैं, जो तोहफा दे रहे हैं राजन को, उसी को हम लोग बोल रहे हैं बाली। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बाली बोल रहे हैं। आगे बात करें, आगे क्या दिया हुआ है, द ऋग्वेद मेंशन असेंबली। हाँ, अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। जो मैं बताया था आपको कि भैया विधाता था, ठीक है, विधाता, इसमें दो उसके डॉटर थे, एक थे सभा और एक थी समिति। देखिए इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता आज के बाद कंफ्यूजन, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको। अगर आज के बारे में हम लोग बात करें नॉर्मल, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सभा क्या होती है, तो सभा का इंग्लिश क्या होगा, सभा का इंग्लिश आज के समय में असेंबली होगा। कोई दिक्कत, सभा को क्या बोलेंगे, असेंबली बोलेंगे। ठीक है, सभा को क्या बोलते हैं, असेंबली ही बोलते हैं। तो ये जो थी असेंबली जो थी, इसको मिला दीजिए यहाँ पे इसके अपोजिट साइड। मतलब कि उस समय क्या था, अपोजिट था। जैसे आज हम लोग सभा को क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। सभा मतलब असेंबली। उस समय जो असेंबली होती थी वो सभा नहीं, उस समय वो समिति होती थी। क्या होती थी, समिति होती थी। बस इसी को उल्टा कर देना है। तो समिति जो है वो और कुछ नहीं, क्या होती थी, लार्जर असेंबली हुआ करती थी, एक बड़ी असेंबली हुआ करती थी, जिसमें हर लोग जो है वो पार्टिसिपेट किया करते थे, राजन इनको प्रिसाइड करते थे। और हर लोग, चाहे वुमेन हो, मैन हो, हर लोग इसमें क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो सभा मतलब असेंबली हो गई, लेकिन इसका उल्टा कर देना, इसका क्या कर देना, उल्टा कर देना। तो याद रखना है, आज के समय से रिलेट करेंगे कि आज के समय में सभा को क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं, और उसको रिवर्स कर देंगे कि भैया सभा को असेंबली बोलते हैं, तो उस समय सभा असेंबली नहीं होगी, उस समय समिति क्या होगी, असेंबली होगी। अच्छा, तो समिति को क्या बोलते हैं, समिति का मुझे समझ में आता है सर, ये समिति कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा नहीं लग रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समिति लग रहा है। तो यहाँ पे भी इसको भी रिवर्स कर देंगे, तो समिति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो जाएगा, सभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी। और जब सभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी, मतलब कि भैया क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्या सब लोग आ जाते हैं, नहीं सर, इसमें तो कुछ इलेक्टेड लोग आते हैं, कुछ हाई क्लास के लोग आते हैं, कुछ इलीट पीपल्स आते हैं, कुछ नोबल्स लोग आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ जो एल्डर्स हैं वो इसका पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ एल्डर्स, नोबेल या इलीट क्लास लोग जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी राय देते हैं, एडवाइस देते हैं राजन को, तो इसको बोला जाता है सभा। अब याद रहेगा सभा समिति में डिफरेंस, कि सभा का मतलब क्या हो गया, कि जब इलीट क्लास के लोग हो गए, कोई एल्डर्स पीपल हो गए, वो लोग जो पार्टिसिपेट किए, कुछ ही लोग रहेंगे, सब तो रहेंगे नहीं, कुछ लोग रहेंगे, लिमिटेड लोग, तो उनको नाम दे दिए सभा। और समिति में लार्जर असेंबली। अच्छा, सभा में वुमेन्स जो है वो अलाउ नहीं थी, समिति में क्या थी, वुमेन्स जो है वो अलाउ रहती है। तो यही बेसिक अंतर है सभा और समिति में। बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत बार, हर एग्जाम में पूछा है, हर एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सभा समिति नहीं पूछा है। अब आपसे ये गारंटी है कि सभा समिति उल्टा नहीं होगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं होगा, बस हमें उल्टा कर देना। आज के समय से सभा समिति समझिए कि समिति मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सभा मतलब असेंबली, और बस इसको रिवर्स मार दीजिए कि समिति हो जाएगी असेंबली और सभा हो जाएगा मिनिस्टर। लार्जर सोसाइटी नहीं, जो इलीट क्लास के लोग रहेंगे, जो एल्डर्स लोग रहेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, सभा में। बस इतना याद रखना, अपना काम हो गया। अब वही बात की गई सभा और समिति के बारे में, कि इनके फंक्शन की बात करें तो सभा क्या है, सिम्स टू स्मॉलर मोर इलीट गैदरिंग होती थी, या फिर बोल सकते हैं कि एल्डर्स जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे सभा में। और समिति जो होती थी क्या है, लार्जर असेंबली है, जिसमें हर लोग पार्टिसिपेट करते थे, वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। ये बात दोस्तों याद रखना है। आगे बात करेंगे विधाता के बारे में। तो विधाता क्या था, विधाता एक ट्राइबल असेंबली हुआ करती थी, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, हर लोग इसमें इंक्लूड थे, जन भी, विज भी, गना भी, ग्राम भी, ग्रिया भी, कुला भी, हर लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे विधाता में। तो विधाता क्या था, एक ट्राइबल असेंबली थी, उस समय ज्यादा जो है विधाता ही चलता था। बाद में सभा समिति जाके और डेवलप हो जाती है, रिजिड हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जन ऑफ द ऋग वेदा कैन बी ट्रांसलेटेड एज अ ट्राइब। और ऋग वेदा के समय में जन है, उसका मतलब क्या होता है, ट्राइब क्या होता है,
ट्राइब। विश इज ऑफ्टन ट्रांसलेटेड एज अ पीपल इन जनरल और एज अ क्लेन भी यूज किया गया है विश को, किसको, विश को। और लीनेज भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। अब मेन वही डिफरेंस में जो आपको बता रहा था सभा और समिति का, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार सभा समिति में डिफरेंस। कि अर्ली वैदिक एज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सभा, देयर आर टू असेंबलीज होती थी, ठीक है। टू डॉटर ऑफ प्रजापति, क्या बोलते थे, टू डॉटर ऑफ प्रजापति बोला जाता था, टू डॉटर ऑफ प्रजापति। तो याद रखना है भैया, टू डॉटर ऑफ प्रजापति किनको बोलते थे, सभा और समिति को, सभा और समिति को। तो सभा बताया हूं, लेस पॉलिटिकल इन कैरेक्टर रहेगा, सिलेक्टेड बॉडी रहेंगी, सिर्फ इसमें एल्डर्स और नोबल्स ही रहेंगे, ठीक है। इन सभा द मेंबर और ऑल फ्रेंडली बिलोंग्स टू द किंग साइड से बिलोंग करेंगे। एतर ब्रह्मा में हमें देखने को मिलता है। वुमेन हु अटेंड वर कॉल्ड द सभावती कहा जाता था, बाद में इनको रोक दिया गया। तो शुरुआत में सबको राइट था, सब लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाद में उनका स्टेटस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हर जगह से उनको बैन कर देंगे। तो शुरुआत में तो भैया वुमेन्स अलाउ थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समिति की बात करें तो ये पॉलिसी डिसीजन का काम करते थे, पॉलिटिकल, बिजनेस, कॉमन पीपल होते थे, सब लोग इसमें शामिल होता था। नो सच मेंशन लेटर वैदिक पीरियड में, इसको कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो सभा और समिति में डिफरेंस पता होना चाहिए। रिलीजियस लाइफ की अगर हम लोग बात बताएं तो दोस्तों, रिलीजियस लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके भगवान थे इस समय रिलीजियस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद में जो भगवान थे वो थे भगवान इंद्र। कौन थे, भगवान इंद्र थे। उनका मल्टीपल टाइम हमें ऋग्वेद में नाम देखने को मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन थे, भगवान इंद्र थे। दूसरे नंबर पे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान थे वो भगवान अग्नि थे। कौन थे, भगवान अग्नि थे, ठीक है। ये लोग जो फॉलो किया करते थे रिलीजन, उसको बोलते थे नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म का मतलब क्या होता है, नेचुरलिस्ट पॉलिथिज्म का मतलब होता है, पॉलिथिज्म का मतलब हो गया भैया मल्टीपल गॉड की पूजा कर रहे हैं, और नेचुरलिस्टिक का मतलब हो गया नेचर गॉड की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं, नेचर। तो नेचर में जितने मल्टीपल गॉड होते थे उनका ये लोग क्या करते थे, पूजा वूजा किया करते थे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। द ऋग्वेद रिफ्लेक्ट करता है बिलीव एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस एरिथ्रोक्रेसी के बारे में। इट इंडिकेट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, की भैया रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या है, डाइवर्सिटी हमें नजर आती है। जैसे कि कुछ लोग जो है वो इंद्र की पूजा कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। जैसे कौन लोग नहीं कर रहे थे, तो जो लोग यहाँ के नेटिव लोग थे, जो नॉन आर्यन थे, जो क्या थे, नॉन आर्यन थे, जिनको कहा जाता था दसाज या दसायुस। तो दसायुस जो होते थे ये इंद्र भगवान को नहीं मानते थे, क्योंकि ये वैदिक लिटरेचर के नहीं है, आर्यंस के नहीं है, तो ये लोग ये काम नहीं किया करते थे। लेकिन जो वैदिक लोग थे, जो आर्यंस लोग थे, ये लोग क्या करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, रिचुअल्स करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, इन सब चीजों पे विश्वास क्या करते थे। वैदिक हाइम्स जो है वो डिवाइडेड करती हैं यूनिवर्स को, किन चीजों में, स्काई में, द्यू, अर्थ बोलते हैं पृथ्वी को, और मिडिल रिल्म है अंतरिक्ष, क्या है, अंतरिक्ष। तो तीन चीजों में जो यूनिवर्स है उसको डिवाइड किया जाता है, स्काई, अर्थ और अंतरिक्ष को। द वर्ड देव लिटरली मतलब क्या होता है, साइन होता है, लुमिनियस होता है, चमकदार। देव का मतलब क्या होता है, देव का मतलब होता है वो जो चमकदार हो, जो चमकता हो, जो साइन करे, लुमिनियस हो, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें कि भैया ऋग्वेद में एजर्ट देयर आर 33 गॉड्स एसोसिएटेड विद द स्काई, अर्थ एंड इंटरमिडिएटरी रीजन, की भैया अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों से मिला के टोटल जो है वो कितने गॉड है, 33 गॉड है। देखिए होता क्या, बहुत बार लोगों से कहा जाता है भैया आपके तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये कोई भी बोले तो बता दीजिएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है, 33 करोड़ नहीं है, ठीक है। हमारे पास 33 उच्चतम भगवान है, मतलब 33 जो है वो सुपीरियम गॉड है, क्या है, सुपीरियम गॉड है, इसके हिसाब से 33। दिक्कत क्या हुई कि जो अनुवादक था, जो ट्रांसलेटर था, वो इसको गलत ट्रांसलेट कर देता है। 33 उच्चतम भगवान, 33 उच्चतम कोटि करने के बजाय वो करोड़ हो जाता है, और हमें लगता है कि भैया हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है। तो 33 करोड़ नहीं है, 33 उच्चतम, 33 जो है 33 सुप्रीम गॉड की यहाँ पे बात की जाती है। सम गॉड आर मेंशन मोर देन अदर बट इज नो फिक्स ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस, नॉट फिक्स पैंथन, मतलब की बात कर रहे हैं भैया सबसे अलग अलग ऑर्डर में हमें गॉड की देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और कौन कौन से गॉड है अगर बात करें, कि पार्टिकुलरली हाई में स्पोकन है विद सुप्रीम गॉड, जो बता रहा था कि भैया सुप्रीम गॉड की बात होती है। अपार्ट फ्रॉम द गॉड द ऋग वेदास, और गॉड के अलावा, भगवान के अलावा भी ऋग्वेद में और भी चीजें मेंशन है। जैसे एक बात होता है गंधर्व का, किसका बात होता है, गंधर्व का। गंधर्व का मतलब होता है सेलेस्टियल बींग्स, किस क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बींग्स बोलते हैं। फिर है अप्सरा, अप्सरा आपको पता है ये क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल हाइम्स बोलेंगे। वाइफ्स ऑफ गंधर्व, गंधर्व की जो वाइफ है उनको बोला जाएगा क्या, अप्सरा, क्या बोला जाएगा, अप्सरा। फिर एक है मेलवोलेंट, मेलवोलेंट जो है ये राक्षस हैं, डेमंस को कहा जाता था, क्या, मेलवोलेंट कहा जाता था। यदुधंस, यदुधंस सॉर्सर जो होते थे, सॉर्सर्स को कहा जाता था यदुधंस।
फिर पिशाच, पिशाच जो होते थे स्पिरिट ऑफ द डेथ, स्पिरिट ऑफ द डेथ होते थे, उनको बोलते थे पिशाच। क्या बोलते थे? पिशाच। अच्छा, सबसे बड़ी बात, डिटीज वर वर्शिप थ्रू प्रेयर एंड सेक्रीफाइस रिचुअल्स, जिनको बोलते थे यज्ञ। क्या बोलते थे? यज्ञ बोलते थे। यज्ञ, पूजा वूजा जो होता है, रिचुअल्स होते हैं उनको। तो जनरली यहाँ पे जो भी भगवान होते थे, जो भी डिटीज होते थे, उनकी जो पूजा की जाती थी, जो प्रेयर की जाती थी, वो वर्शिप जो की जाती थी, वो प्रेयर या फिर सेक्रीफाइस रिचुअल्स के फॉर्म में की जाती थी। लेकिन ये याद रखना है, ये इस समय उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था। ये नहीं था कि बस रिचुअल किए जा रहे हैं। फोकस ज्यादा एरिया किस पे था? प्रेयर पे होता था। प्रेयर पे ज्यादा फोकस था। रिचुअल्स, सेक्रीफाइसल रिचुअल्स होते थे नो डाउट, लेकिन उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, उतने ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते। जब आगे लेटर वैदिक पीरियड आएगा तब उसमें रिचुअल्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। 7 टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसल प्रीस्ट आर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि होत्री हैं, अधर्व हैं, अग्निगध हैं, मैत्रवर्णु है, पौत्री है, नेत्री। तो अलग अलग जो है ये पृष्ठ का नाम जो है हमें देखने को मिलता है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है भैया कि पृष्ठ वेयर गिवन टू फी दक्षिणा इन रिटर्न फॉर द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज दे परफॉर्म। कि भैया कोई भी पंडित जी हैं वो क्या करेंगे, जब परफॉर्म करेंगे, अपने रिचुअल्स करेंगे, सेक्रीफाइस रिचुअल जब वो करवाएंगे, तो करवाने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे भी दक्षिणा जो है वो लिया जाता था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या याद रखना है कि ऋग्वेद में हम जो है हिंदुनिज्म से ऋग्वेद को जोड़ देते हैं। हिंदुनिज्म ऋग्वेद में बहुत अंतर है। ऋग्वेद में कहीं भी जो है वो टेम्पल्स की बात नहीं की जाती, कहीं भी ना टेम्पल्स की बात की जाती है, न वर्शिप की जाती है इमेजेस की। तो ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है ऋग्वेद का, कि ऋग्वेद में नॉट मेंशन टेम्पल्स, टेम्पल कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और ये सब हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ना ही वर्शिप की जाती है इमेज ऑफ डिटीज की। जो भी हमारे डिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट जो देवी देवता है, उनकी मूर्ति भी नहीं बनाई जाती, उनकी इमेज भी नहीं बनाई जाती। तो मतलब ये कह सकता हूँ भैया, इस समय न टेम्पल्स था, न आइडल्ट्री होती थी, न ही मूर्ति पूजा भी की जाती थी। ये बात आपको याद रखना है। बाद में ये डेवलप हुआ। हिंदुनिज्म में क्या है कि भैया हम मूर्ति पूजा करते हैं, इमेज की पूजा करते हैं। अब तो जनरली हम लोग हिंदुनिज्म से ऋग्वेद को जोड़ देते हैं, लेकिन ऋग्वेद हिंदुनिज्म में बहुत अंतर, हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक डिफरेंस तो यही हो गया भैया कि नहीं कोई वो टेम्पल की पूजा करते थे, टेम्पल एम्पल हमें नहीं देखने को मिला है, और साथ में ये लोग कोई इमेज वर्शिप भी नहीं किया करते थे। ये लोग जो है, इनके फिलोसफी को बोला जाता था नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म का मतलब क्या हो गया? पॉलिथिज्म का मतलब हो गया जब ढेर सारे भगवान हो, गॉड हो, तो क्या बोल दिए? पॉलिथिज्म बोल दिए। नेचुरलिस्ट मतलब वो गॉड कैसे हो? नेचर को दिखाएं, नेचर को रिफ्लेक्ट करें। इसीलिए इनके फिलोसफी, इनके रिलीजन को कहा गया नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। तो ये नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म जो है वो आपको पता होना चाहिए। अ बिलीव इन मैनी गॉड हु पर्सोनिफाइड नेचुरल फेनोमेना। कि भैया जो क्या कर रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना को पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना का उनके पास अलग अलग पावर है, और उनको बोला गया नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म याद रखना है दोस्तों। आगे अगर हम लोग बात करें दूसरा, ये क्या बात कर रहे हैं, द कनेक्शन इज क्लियर इन सम केसेस फ्रॉम द वेरी नेम ऑफ द डिटीज। इन केस ऑफ अग्नि, अग्नि क्या थे? फायर के थे। फायर के देवता क्या थे? अग्नि थे। अच्छा, अग्नि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अग्नि को इंटरमीडिएटरीज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इंटरमीडिएटरी। सर इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या हो गया? इंटरमीडिएटरीज का मतलब ये हो गया कि भैया ये क्या काम किया करते थे, कि मान लीजिए आप हैं, ये हवन कुंड है, आपको ये गॉड है, आपको गॉड से क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो आप गॉड से ऐसे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करेंगे, बीच में कोई चीज होगी जो क्या करेगी? आपको कनेक्ट करेगी। वो बीच में और कोई नहीं होगा, क्या होगा? अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि देवता होंगे। अग्नि देवता क्या करेंगे? आपको भगवान से कनेक्ट करेंगे। तो आपको भगवान से कनेक्ट करने का जो काम करेंगे, कौन करेंगे? अग्नि देव करेंगे। इसीलिए हमें भगवान को जो भी सर्व करना रहता है, जो भी चीजें सेक्रीफाइस हमें करना रहता है, भगवान को देना पड़ता है, वो हम जब हवन करते हैं तो हवन करते समय क्या करते हैं? अग्नि में अर्पण करते हैं। अग्नि में, हवन कुंड में जो है कि डाल देते हैं, कि अगर हम लोग अग्नि में डालेंगे तो अल्टीमेटली वो किसको मिलेगा? भगवान को मिल जाएगा। तो भगवान और ह्यूमंस के बीच में जो इंटरमीडिएटरीज होंगे, जो बीच के लोग होंगे, जो ये पूरा कनेक्शन बैठाएंगे, कम्युनिकेशन हमारा भगवान के साथ करेंगे, वो कौन होंगे? अग्निदेव होंगे, जिनको फायर बोलते हैं। सूर्य जो है वो सन होंगे। उषा जो है वो क्या होंगे? डॉन की देवी होंगी। उषा से याद रखना है, डॉन की क्या होंगी? देवी होंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो इंद्र सीम टू हैव बीन ओरिजिनली एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म। इंद्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है भैया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन लोग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? इंद्र भगवान होते हैं। तो इंद्र भगवान को याद रखना है दोस्तों। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? इंद्र थे। सीम्स टू हैव बीन ओरिजिनली एसोसिएटेड विद द थंडरस्टॉर्म। और ओरिजिनली ये किससे एसोसिएटेड है? थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड है, थंडरस्टॉर्म से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इनको पुरंदर भी कहा जाता था। फॉर्ट और ब्रेक करने में भी इनका योगदान रहा है। तो बिजली, थंडरस्टॉर्म, इन सब से जुड़े हुए कौन है? भगवान इंद्र है, और इन्हीं का सबसे ज्यादा नाम हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। द गॉड
एंथ्रोपोमॉर्फिक दैट इज हैविंग अ फिजिकल फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस, की ह्यूमन जैसे थे वैसे ही थे। इंद्र इज मोस्ट रेगुलरली, जो बता रहा हूँ कि भैया ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो मेंशन गॉड थे वो कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। इंद्र को और किस कैसे कैसे जाना जाता था? ये विग्रस थे, स्ट्रांग थे, मजबूत थे, ग्रेट वॉरियर थे, ठीक है, थंडर बोल्ट इनका वेपन था, साथ में लीड दी आर्यंस टू विक्ट्री इन दी बैटल, और आर्यंस को बैटल में जिताने में भी इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। ये बात याद रखना। और इनके कुछ कंटेम्परेरीज भी होते थे, कुछ दोस्त भी होते थे, मघावन और लव्स टू ड्रिंक सोमा। और क्या है कि ही इज बोटनस, मगावन और लव करते थे सोमा ड्रिंक, जो है इनको बहुत ही पसंद थी, तो सोमा ड्रिंक जो है इनको पसंद थी। ही रेफरेंस इज मदर एंड फादर का भी रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। इंद्र का नाम आप याद रखेंगे, भगवान इंद्र जो है सबसे फेमस थे। और इनके कुछ कंसर्ट हमें देखने को मिलते हैं। कंसर्ट मतलब समझ लीजिए कंपेनियन, कि इनके साथी, तो साथी में एक इनके मरुत्स देखने को मिलेंगे और इनके इंद्राणी, ये जो है इनके साथी आपको देखने को मिलेंगी। देयर आर बहुत से रेफरेंसेस मिले जहाँ पे इंद्र डिफीट करते हैं हॉस्टाइल फोर्सेस को एंड डेमोन्स को, जैसे वाला, अर्बुदा और विश्वरूपा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ जो है वो कनेक्टेड है इनकी विक्ट्री से ओवर दी सरपेंट डेमन वृता। वृता से इनका जो है वो कनेक्शन बैठाया जाता है कि भैया उनको भी हराने में इन्होंने मदद किया है। तो याद रखना है ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गॉड होंगे वो कौन होंगे? गॉड इंद्र होंगे। ये तो हो गया सेलो लेवल के क्वेश्चन, कि भैया अगर सेलो लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लेगा कि भगवान इंद्र जो है वो सबसे ज्यादा मेंशन है ऋग्वेद में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे यस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग सेलो लेवल से थोड़ा डेप्थनेस की ओर जो है वो बढ़ेंगे। इन दिस एपिसोड इंद्रा इज फोर्टिफाइड बाय द गॉड सोमा एंड अकमाइंड बाय द मरुस। भैया इसमें इंद्रा को भगवान इंद्र को कौन मदद कर रहा था? सोम और मरुस भी मदद कर रहे थे। वृता को जो है ये मार देते हैं विथ हिज अपने थंडरबोल्ट के साथ, और फ्री द वाटर दैट हैज बीन obstructed बाय द डेमन्स, द्वारा जो पानी रोका गया था उस पानी को वापस से छोड़ दिया जाता है। तो ऋग्वेद में याद रखना है इंद्रा को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो इंद्र ना देके क्या कर देंगे? दूसरा नाम दे देंगे और कहेंगे भैया बताइए। तो वृत्रहन भी नाम से जाना जाता है और स्लेवर ऑफ वृथा भी कहा जाता है। तो वृत्रहन इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्या किया था उन्होंने? वृत्र राक्षस का वध किया था, उसको मारा था, इसलिए उसको वृथन भी कहा जाता है। इंद्र को, भगवान इंद्र को वृथन भी कहते हैं, याद रखना। अब बात आते हैं दूसरे, कि भैया इंद्र भगवान हो गए, इंद्र भगवान के बाद दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन भगवान थे? तो वो थे अग्नि। कौन थे? अग्नि थे। इंद्र भगवान के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा नाम हमें देखने को मिलता है वो भगवान अग्नि का देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट गॉड थे, ठीक है। साथ में ही रिप्रेजेंट मैनी एक्सपेक्ट ऑफ फायर, किससे जुड़े हुए हैं? फायर, अग्नि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो भी हम लोग क्रिमेशन प्रे करते हैं वो इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। जो भी फायर दैट बर्न्स एनिमीज को जलाने में, द हीट जनरेटेड बाय तपस और द हीट ऑफ द सेक्सुअल डिजायर, तो ये सब जो है इनसे ये जुड़े हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये सेक्रीफाइस फायर होते थे, जो भी हमें इंटरमीडिएटरीज होते थे, जो आपको बताया हूँ गॉड और ह्यूमंस के बीच में क्या होते थे? इंटरमीडिएटरी होते थे। भगवान ह्यूमंस का गॉड से कनेक्शन बैठाने का काम किसका था? अग्निदेव का था, याद रखना है। आगे बात करें तीसरे इंपॉर्टेंट भगवान, तो तीसरे जो है वो सोमा है। तीसरे क्या है दोस्तों? तीसरे सोमा है। सोमा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड हो जाते हैं क्योंकि ये जनरली जुड़े हुए हैं इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक से। सोमा जो है एक सोमा प्लांट होता है। क्या होता है? सोमा प्लांट होता है। उसी सोमा प्लांट से ये जो है पर्सोनिफाई करते हैं, दिखाते हैं सोमा को। और ये जो है जनरली क्या है? इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक से ये जुड़े हुए हैं, तो याद रखना है पर्सोनिफिकेशन ऑफ सोमा प्लांट इज क्लोजली एसोसिएटेड है इंद्र और अग्नि के बाद, एंड इज क्रेडिटेड विद मेनी सिमिलर एक्सप्लॉइट। ही डिस्क्राइब एज अ वॉइस गॉड, इनको डिस्क्राइब किया जाता है कि बहुत ही बुद्धिमान थे, वाइस गॉड थे। हु इंस्पायर पोएट टू कंपोज हाइम्स, जिन्होंने क्या किया? इंस्पायर किया पोएट्स को कि वो क्या करें? हाइम्स को कंपोज करें। तो ये सोमा जो है वो आपको याद रखना है। ग्रेट गॉड थे, रूल ओवर द अर्थ एंड ऑल द ह्यूमंस। इन लेटर सोमा को आइडेंटिफाई किया गया विद द मून के साथ। किसके साथ? मून के साथ। वरुण और मित्र भी फ्रिक्वेंटली इन्वोक करते हैं ऋग्वेद में, एंड आर मेंबर 8 मेंबर्स ग्रुप ऑफ गॉड आर नोन एज आदित्य। और 8 ग्रुप ऑफ मेंबर होते थे, उन 8 ग्रुप ऑफ मेंबर को हम लोग बोलते थे आदित्यास। क्या बोलते थे? आदित्य। ये बात याद रखना है। वरुण की अगर हम लोग बात करें कि वरुण भैया किससे रिलेटेड, तो भगवान वरुण जो है एसोसिएटेड थे 17 से सेकुलर पावर से। किससे? सेकुलर पावर से, सोवेनिटी से, किनशिप से, इन सब चीजों से जुड़े हुए कौन थे? वरुण थे। तो कभी कभी पूछ लेता भैया कौन से गॉड किससे जुड़े हुए हैं, तो ये याद रख लेना है कौन से गॉड किससे जुड़े हुए हैं। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो वरुण याद रखना है, वरुण जिससे हैं 17 सेकुलर पावर से, सोवेनिटी से और किनशिप से। ही रिस्ट्रिक्ट एंड पनिश एविल डियर्स एंड द फेटर्स और बॉन्ड दैट हैज इट इज कमांड, कि भैया ये क्या करते थे? लोगों को सजा देने का भी काम, पनिश करने का भी काम इन्हीं का होता था जब कोई गलत काम किया करता था। तो साथ में ये एसोसिएटेड थे माया के साथ, एन एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट
फॉर्म कि भैया माया के साथ भी ये वरुण जो है वो जुड़ते हुए हमें नजर आते हैं। ही इन इज ऑल सीइंग गॉड हु नो दैट एवरीबॉडी इज अप टू कि भैया सब चीज किसके ऊपर डिपेंड है, वरुण के ऊपर ही डिपेंड है, याद रखना। अदर डिटेल्स भी थे ऋग्वेद के, इंक्लूड सन गॉड सूर्य और सन ऑफ द उस वायु इज अ विंड गॉड, वायु आपको पता है बहुत ही फेमस क्या है, विंड गॉड, क्या है, विंड गॉड है। अश्विन आर ट्विन गॉड्स एसोसिएटेड विद वॉर और फर्टिलिटी, अश्विन अश्वनी ब्रदर्स हम लोग बोलते हैं, अश्वनी ब्रदर्स बोलते हैं, तो अश्वनी ब्रदर्स जो हैं ये दो गॉड थे, जो दोनों भाई थे, जो जुड़े हुए वॉर से और किससे, फर्टिलिटी से, वॉर से और फर्टिलिटी से, तो अश्वनी ब्रदर्स भी आपको पता होना चाहिए। फिर विष्णु मेंशनली इनफ्रीक्वेंटली इन द ऋग्वेदिक हाइम, सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि भगवान विष्णु का है जो ज्यादा नाम हमें देखने को नहीं मिलता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ऋग्वेद में नहीं रहेंगे, तो ऋग्वेद में याद रखना इंद्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ऋग्वेद में ये जो है विष्णु इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ये बात आपको याद रखना है। वेरी फ्यू वैदिक हाइम्स रहेंगी जो रुद्र के बारे में रहेंगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र विष्णु, ठीक है, इन लोगों का बहुत ही कम नाम हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, ऋग्वेदिक पीरियड में, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। रुद्र इज अ गॉड हु इंस्पायर फियर, जो फियर को इंस्पायर करते हैं, बाद में इनका लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, अर्ली वैदिक पीरियड में इन लोग का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रहेगा। एक गॉड और आपको याद रखना है, उषा, उषा जो है वो क्या है, गॉडेस ऑफ डाउन है, गॉडेस ऑफ डाउन, गॉडेस ऑफ डाउन कौन है, उषास है, उषास का भी नाम बहुत बार हमें देखने को मिला है, लगभग 300 टाइम जो है वो ऋग्वेद में उषास का नाम हमें देखने को मिला है, और 20 टाइम्स जो है मंत्रास जो है वो इनके नाम से डेडिकेटेड है। तो भैया कभी कोई पूछ लेते हैं कि उषा जो है वो किसकी गॉड है, किसकी देवी है, तो डाउन की देवी है, पता होना चाहिए, गॉडेस ऑफ दी डाउन कहा जाता है किसको, उषा, ये बात आपको याद रखना चाहिए। रिप्रेजेंटिंग द विक्ट्रीज ऑफ द लाइट ओवर द डार्कनेस, क्योंकि इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, विक्ट्री द लाइट ओवर द डार्कनेस, अंधकार के ऊपर जो है रोशनी की विजय, अंधकार के ऊपर रोशनी की विजय, जनरस थी, इन वॉज डिजायरिंग वेल्थ। अदिति भी याद रखेंगे, अदिति क्या थी, द मदर ऑफ आदित्य, आदित्य जो बता रहे थे 8 आदित्य होते हैं, उनकी मदर जो थी वो अदिति थी, वो भी इंपॉर्टेंट गॉडेस थी, ये बात याद रखना है। फिर बात करेंगे राका के बारे में, राका जो थे वो बिनोवोलेंट थे, बॉन्टफुल गॉडेस थे, और सिनवाली जो थे वो बेस्टो चिल्ड्रन, पृथ्वी अर्थ माइनर गॉडेस थे, मोस्ट ऑफ्टन इन्वोक टुगेदर द दयायुस के साथ ही जुड़े हुए थे। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। दोस्तों देखिए ऋग्वेद में आपको एक चीज याद रखना है, ऋग्वेद जो इकोनॉमी इनकी थी, तीन टाइप की इकोनॉमी दिखी होती है। एक होती है जहां बात होता है ट्रेड की, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स और इन सब चीजों का बात होता है, तो वो तो थी ही नहीं। एक होता है एग्रीकल्चर और एक होता है पेस्ट्रल। एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो, पेस्ट्रल में क्या कर रहे हो, पेस्ट्रल में ये कर रहे हो भैया कि पशु पाल रहे हो, पशु रख रहे हो, मतलब पशु जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है ये सोसाइटी जो थी ऋग्वेद में, जो भी इकोनॉमी थी, वो एग्रीकल्चर सेकेंडरी काम था, इनका प्राइमरी काम जो था वो पेस्ट्रलिज्म था, तो पेस्ट्रल सोसाइटी थी, ये इनका प्राइमरी काम था। और ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर नहीं करते थे, एग्रीकल्चर आ गया था न्यूलिथिक एक से, तो एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होगा, ये बात याद रखना है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या रहेंगे, ये पेस्टल रहेंगे, पशुपालक रहेंगे, कैटल रेयरिंग जो है इनका मेन काम रहने वाला है, तो ये बात आपको याद रखना है भैया कि इनका पहला मेन काम इकोनॉमी जो बेस्ड थी पेस्टलिज्म पे बेस्ड होगी, पशुपालन पे इनकी जो है इकोनॉमी पूरी बेस्ड रहने वाली है। द चीफ मेजर वेल्थ वॉज कैटल, भैया उस समय वेल्थ जो था, पैसा जो था वो क्या था, कैटल था, कि जिसके पास कितना कैटल वही सबसे ज्यादा क्या रहेगा, अमीर रहेगा, जिसके पास कितना कैटल, कितने जानवर, वही क्या रहेंगे, सबसे अमीर रहेंगे। तो याद रखना है कि उस समय जो वेल्थ होता था, जो पैसा होता था, जो इकोनॉमी थी, वो डिपेंड करती थी कैटल पे, पशुओं पे, न कि लैंड पे। लैंड का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था कि भैया लैंड को वेल्थ मानते हो, नहीं, जानवरों को वेल्थ मानते थे, कैटल को क्या करते थे, वेल्थ मानते थे, ठीक है। वेल्दी मैन, और जो वेल्दी मैन होता था उसको बोलते थे गोमत, क्या बोलते थे, गोमत बोलते थे भैया, जिसके पास ढेर सारे कैटल हो। लार्ज नंबर ऑफ वर्ड आर डेराइव फ्रॉम द वर्ड गौ मीनिंग काउ, तो गौ वर्ड भी बहुत बार हमें इसमें देखने को मिला है, ये बात याद रखना है। फिर एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेगर है कि बहुत ही कम जो है वो एविडेंस हमें देखने को मिले हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स ना के बराबर जो है देखने को मिले हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, लैंड ओनरशिप पे बेस्ड। देखिए लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है लेटर वैदिक फेज के समय आता है, अर्ली वैदिक फेज में लैंड ओनरशिप जो है उसकी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि टेरिटरी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जानवर इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए इनकी जो भी इकोनॉमी रहेगी वो बेस रहेगी किस पे, पेस्टलिज्म पे बेस रहने वाली है। द क्लेन हैज होल एंजॉय द राइट ओवर द रिसोर्सेज,
द यूनिट ऑफ करेंसी वाज निस्का। ये आपको दोस्तों याद रखना, ये बहुत जरूरी है कि जो भी वो लोग उस समय ट्रेड किया करते थे, सामान खरीदना, बेचना, लेना देना, ये सब करना, ये सब बेसिकली होता था, एक यूनिट थी करेंसी की। ज्वेलरी भी बोल सकते हैं इसको, ज्वेलरी भी था, गोल्ड से बना हुआ था, मतलब कॉइन वाइन नहीं था, कॉइन नहीं था, कॉइन मत समझिएगा, गोल्ड से बना हुआ एक टाइप का वो था, जिसको ये यूज किया करते थे एज अ एक्सचेंज के रूप में, यूनिट ऑफ करेंसी के रूप में यूज किया करते थे, जिसको बोलते थे निस्का। क्या बोलते हैं? निस्का। ये टर्म बहुत बार पूछा है, इसीलिए ये जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ। निस्का, कि निस्का क्या होगा, तो निस्का एक एक्सचेंज के रूप में क्या करेंगे ये लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो बना होगा किससे, मेड अप ऑफ गोल्ड से बना होगा। ये कोई कॉइन वाइन नहीं थी, ये ज्वेलरी टाइप आप इसको बोल सकते हैं निस्का को। लेकिन बार्टर सिस्टम अभी भी चल ही रहा था, तो बार्टर मॉडल ऑफ एक्सचेंज जो रहेगा वो बार्टर रहेगा, और काउ जो है इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू रहने वाली है। तो काउ, बार्टर और निस्का, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि इकोनॉमी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, या तो भैया बार्टर सिस्टम के थ्रू हो रहा है, लेकिन बार्टर सिस्टम में वही प्रॉब्लम है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला। और कहीं कहीं क्या चल रहा है, निस्का चल रहा है। निस्का क्या होता था, एक ज्वेलरी टाइप गोल्ड से बनी हुई थी, उसी को लेना देना आपस में लोग किया करते थे। फिर देयर आर नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम। भैया रेवेन्यू सिस्टम जो है वो रेगुलर नहीं था, बताया भी था, रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं रहेगा, बाली रहेगा। क्या रहेगा? बाली रहेगा, जो मैं बताया था शुरुआत में ही, कि बाली जो है वो क्या होता है, वो होता है भैया गिफ्ट दे दो, किसको, जो तुम्हारे राजन है उनको क्या कर दो, गिफ्ट के रूप में कुछ दे दो, वही क्या हो गया, बाली। क्या हो गया? बाली। क्योंकि राजन तुम्हें क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो भैया राजन अगर तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा है तो तुम क्या करोगे, रिटर्न में उसको कुछ दोगे, तो तुम अगर उसको कुछ दिए तो वही क्या कहला गया, बाली। और वो अपने इच्छा से हिसाब से वॉलेंट्री ट्रिब्यूट है, आप जितना भी उसको देना चाहें उतना दे सकते हैं, कोई परमानेंट जो है वो टैक्स का सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हुआ था। तो किंगडम वॉज मेंटेन बाय वॉलेंट्री ट्रिब्यूट बाली, जो बताया कि जो भी सब्जेक्ट होते थे, जनता होती थी, वो क्या करती थी, बैटल में जीतने के बाद जो है उनको दिया करती थी। गिफ्ट एक्सचेंज रिडिस्ट्रीब्यूशन है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सच एक्सचेंज को बोलते हैं प्रेस्टेशन। अब ये बहुत जरूरी है भैया कि पूछ ले आने वाले समय में कि प्रेस्टेशन क्या है, बताइए। तो प्रेस्टेशन क्या है? प्रेस्टेशन और कुछ नहीं है, जो भी गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी गिफ्ट एक्सचेंज को बोल रहे हैं प्रेस्टेशन। क्या बोल रहे हैं? प्रेस्टेशन। ये बात याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक गुड दिस ऑल्सो इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ अदर थिंग्स, भी होती थी, जैसे वोमेन, कोर्टसीज, हॉस्पिटैलिटी, मिलिट्री असिस्टेंस, ये सब भी हुआ करते थे। प्रिस्ट रिसीव करते थे दान, गिफ्ट और दक्षिणा, सेक्रीफाइसियल ऑफरिंग। भैया प्रिस्ट हैं, पंडित जी हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, तो पूजा पाठ कराने के बाद कुछ तो उनको रिटर्न में चाहिए, तो क्या रिटर्न में उनको दक्षिणा, दान, ये सब चीजें मिला करती थी। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो हुआ करता था, सेकेंडरी था, याद रखना है। एग्रीकल्चर क्या था इनका, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, फर्स्टली क्या था, पेस्ट्रलिज्म वाला था, ये याद रखना है, ठीक है। साथ में यवा और बार्ले, जिसको हम लोग बार्ले को क्या बोल रहे हैं, यवा बोल रहे हैं, वो बहुत ही फेमस था उस समय। कोई अदर ग्रेन जो है वो मेंशन होता हुआ हमें नजर नहीं आता है। ऋग्वेदिक पे जो है वुडन प्लू का इस्तेमाल करते थे। आयरन क्योंकि अभी डेवलप नहीं हुआ था, आयरन के बाद लेटर फेज में हमें देखने को मिलेगा कि क्या होगा, आयरन का डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छा, तो वुडन प्लो को ये सब बोलते हैं, पूछ लेगा कभी अगर, पाला, लंगाला और सीरा क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, वुडन प्लो है। वैदिक गॉड इंद्र ऑल्सो डिस्क्राइब एज उर्वरजीत भी इनको बोलते हैं, क्योंकि विनर ऑफ द फर्टाइल फील्ड, फर्टाइल फील्ड के क्या है, ये विनर है, कौन, हमारे इंद्र भगवान, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, उर्वरजीत भी बोला जाता था, याद रखना है। साथ में क्षेत्रपति भी बोलते थे, गार्डियन ऑफ द डिटी ऑफ एग्रीकल्चर। फिर डिड नॉट यूज आयरन टेक्नोलॉजी बट वर फेमिलियर विद द कॉपर, कॉपर के साथ ये फेमिलियर थे, लेकिन आयरन की टेक्नोलॉजी ये नहीं जानते थे, आयरन की टेक्नोलॉजी ये नहीं जानते थे, इसीलिए ज्यादा इन्होंने एग्रीकल्चर जो है वो नहीं किया। क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा, जंगल काटने के लिए आपको बढ़िया हथियार चाहिए, और आपके पास आयरन जो है अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, तो बढ़िया हथियार जो है वो नहीं आया है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर न करते हुए सेकेंडरी एग्रीकल्चर को ये बनाएंगे, और प्राइमरी जो रहेगा वो क्या रहेगा, पेस्टोरिज्म रहेगा, पशुपालन रहने वाला है, ठीक है। और मेटोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में भी हमें ज्यादा नॉलेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, याद रखना इनको। मेटोलॉजी के बारे में, मेटल स्मेल्टिंग के बारे में, कैसे मेटल पिघलेगा, क्या बनेगा, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। कार्ड मेकिंग हमें देखने को मिले, कारपेंट्री है, टेनिंग है, ये सब कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी। चैरियट रेसिंग एंड डाइस गैबलिंग वेयर पॉपुलर थे, ये बात याद रखना है, चैरियट रेसिंग और डाइस गैबलिंग। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ तुरंत, जो मैं बताया था कि इसको मिस नहीं करना है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे इस चैप्टर का, कि भैया जितने भी पीवाईक्यू है वो कवर हो जाएंगे। और बोल रहा हूँ इसको पीवाईक्यू को तभी लगाइएगा ये क्वेश्चन को, जब क्या हो जाए, जब आपके
पार्ट 1 ऋग्वेद के और पार्ट 2 ऋग्वेद के, दोनों ऋग्वेद के पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो जाए, तब इसके बाद तो सीधा पार्ट 2 देख के क्वेश्चन नहीं लगाने आ जाना है, बता दे रहा हूँ नहीं लग पाएगा, क्योंकि लेवल अच्छे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं लगेंगे आसानी से। तो इसलिए पहले पार्ट 1 देखिएगा, इसी में प्लेलिस्ट में जाएंगे, पार्ट 1 होगा, वो देखने के बाद ये पार्ट 2 देखने आइएगा। पुरुषोक्ता की बात की जा रही है, तो पुरुषोक्ता कब आया, जिसमें 4 वर्ण की बात की गई। तो ये पता है ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं, ठीक है। टोटल 10 मंडल में जो ये 10वां मंडल है, मंडल नंबर 10 जो है सर, इसी के आखिरी में लिखा गया है, पुरुषोक्ता के बारे में बात किया गया है। और इसी पुरुषोक्ता में जो बात किया गया है, इसी में 4 वर्ण की बात की जाती है, ठीक है। और ये 4 वर्ण जो है वो किस पे बेस था, तो इसका बेसिस क्या था, इसका बेसिस था बर्थ था। नहीं सर, बर्थ कहाँ हो जाएगा, आप तो बताए थे इसका बेसिस क्या रहेगा, ऑक्यूपेशन। तो याद रखना है इसका बेसिस क्या रहेगा, ऑक्यूपेशन रहेगा। तो भैया किस मंडल में कहा गया, तो ये कहा गया मंडल 10 में, ये बात याद रखना है, मंडल 10। मंडल 3 देखते ही मेरे बाद दिमाग में एक चीज आ जाती है सर, कि एक मंत्र होता है जिसको बोलते हैं, जो बहुत ही फेमस मंत्र है हिंदुइज्म में, जो कि है गायत्री मंत्र। क्या है, गायत्री मंत्र है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र जो है, वो गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल से लिया गया, तो ये भी याद रखना चाहिए कि गायत्री मंत्र जो है वो मंडल नंबर 3 से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, मंडल 10 होगा। बढ़ते हैं अगले। द बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजन की लड़ाई जो है ऋग्वेद में, ये कहाँ पे लड़ी गई, किस रिवर के किनारे। तो सर ये तो आप एकदम याद करवा दिए थे कि भैया पी आर याद है, पी आर, पारूसनी रिवर, क्या है, पारूसनी रिवर। और इसी पारूसनी रिवर को क्या बोलते थे, रवि, क्या बोलते थे, रवि रिवर। तो पारूसनी रिवर के पास ही 10 बैटल की रेंज जो है लड़ी गई। अच्छा, सरस्वती जी को क्या बोलते थे, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। वितास्ता को बोलते थे झेलम, और सिंधु को बोलते थे इंडस, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेदिक पेपर स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल सोसाइटी थे, नहीं स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भैया वुमेन्स को राइट्स थे। वुमेन का अगर यहाँ पे ये दिया होता ना कि स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल ना देके ये देता कि वुमेन का स्टेटस अच्छा खासा था यहाँ पे, क्योंकि उनको असेंबली में पार्टिसिपेट करने का राइट्स था, और चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, हाइम्स लिखने का राइट था। तो अगर ये सब दिया होता कि भैया वुमेन का स्टेटस जो था ऋग्वेदिक में अच्छा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वुमेन अटेंड असेंबलीज, अटेंड क्या करती थी, सभा समिति, बिल्कुल सही है। और कैटल रेडिंग पेस्टुरलिज्म जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इनके सेटल एग्रीकल्चर का, तो ये भी सही है। 2 3 जो है वो करेक्ट है, करेक्ट हमें बताना है, तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर मेंशन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अर्ली वैदिक, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा रिवर जो है वो कौन सा देखने को मिलता है, तो ये भी हम लोग डिस्कस किए। इंडस रिवर जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, और यही इसी किनारे पूरा ऋग्वेद जो बसा हुआ है, यहीं पे बसा हुआ है, जिसको बोलते थे सप्त सिंधु, क्या बोलते थे, सप्त सिंधु, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंदस है। तो इंदस लगा देंगे, डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे मेरे साथ साथ अपने भी आंसर देते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही देता रह जाऊं, अपना भी आंसर देते रहिए। कि देखिए आ भी गया गायत्री मंत्र का क्वेश्चन, कि भैया गायत्री मंत्र जो है एड्रेस होता है सावित्री। इस कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट, किस वैदिक टेक्स्ट में, तो ऋग्वेद में है, याद रखना है ऋग्वेद में। कौन से मंडल में, मैंने तो वो भी आपको बता दिया, मंडल नंबर 3। तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, विच इन विच ऑफ द प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू फॉर अ लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था। तो याद करिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया था, गोल्ड का बना हुआ एक ज्वेलरी टाइप का होता था, जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते थे निस्का, क्या बोलते थे, निस्का। तो क्या हो जाएगा, निस्का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबली इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे पुरानी जो ट्राइबल असेंबली है वो कौन सी मानी जाती थी, जो ओल्डेस्ट है, जिसमें एक्टिवेटली पार्टिसिपेट करते थे वुमेन भी, मेंस भी, इकोनॉमी, रिलीजियस और मिलिट्री फंक्शन होती थी। सभा नहीं, समिति नहीं, गणा नहीं, ये क्या हो जाता है, विधाता, क्या हो जाता है, विधाता। क्योंकि हम लोग बात किए थे विधाता क्या है, एक ट्राइबल असेंबली हमें देखने को मिलती है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीता जो है विच वाज द सेंट्रल है मोलर और कॉस्मेटिक ऑर्डर की बात करता है ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, वाज प्राइमली मेंटेन एंड प्रोटेक्टेड बाय विच डिटी, किन डिटी के द्वारा जो है ये इनको मेंटेन और प्रोटेक्ट किया जाता था रीता को। तो रीता याद रखना है, रता या रीता जिनको हम लोग बोलते हैं। तो रीता बेसिकली बात करती है किसके बारे में, मोरल आइडियाज, मोरल वैल्यूज के बारे में बात करती हैं, मोरल ऑर्डर के बारे में बात करती हैं। और इनको जो है, इनको मेंटेन और प्रोटेक्ट करने का काम किस डिटी का था, वरुण का था। किनका था दोस्तों, वरुण भगवान का था। तो ये बात याद रखना, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छे खासे क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं
और ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये कौन सॉल्व कर रहा है? आप खुद सॉल्व कर रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। सोचिए पीवाईक्यू क्वेश्चन आप इतने आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं कि जैसे आपको सब आता हो, और वाकई में आपको ये सेशन देखने के बाद सब आता ही है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मॉडर्न इक्विवेलेंट है? सही है। तो सुवास्तु बात करता है स्वात में, कुर्मू बात करता है कुर्रम, गोमती बात करता है गोमल, कुबा बात करता है काबुल। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभा और समिति। सर सभा और समिति तो आप हम लोग को याद करा दिए थे कि समिति जो है, सभा जो है वो असेंबली होती है और समिति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसको रिवर्स कर दो, इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो समिति बन जाएगी असेंबली, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये सब कुछ रहेंगे। और सभा जो रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी, जिसमें जो एल्डर्स लोग हैं, नोबल्स लोग हैं, सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो सभा वाज अ मिलिट्री काउंसिल वेयर समिति डील्ड स्ट्रिक्टली विद रिलीजियस एक्सरसाइज। नहीं, सभा एक्सक्लूसिव बॉडी ऑफ एल्डर्स। सभा अभी बताया हूँ किसकी बॉडी थी? एल्डर्स की बॉडी थी। और समिति जो है ये जनरल असेंबली थी। बिल्कुल सही बात है, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडियन वैदिक प्रैक्टिस आर्यन्स की बात कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिख रहा है? पूरा दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। Their religious was primarily polytheistic, characterized by the personification of natural forces। की natural forces पे बेस्ड थी, पॉलिटिस्टिक थी। पॉलिटिस्टिक मतलब कि ढेर सारे भगवान की पूजा होती थी और वो सब किस पे बेस्ड? नेचुरल फोर्सेस पे बेस्ड। हम लोग देखे भी, जिनके लिए एक वर्ड यूज होता था, नेचुरलिस्टिक, पॉलिथिज्म। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। दे कंस्ट्रक्टेड मैसिव स्टोन टेम्पल। अरे सर इस पे तो आप बहुत ज्यादा फोर्स कराए थे कि भैया कोई भी टेम्पल वेम्पल हमें नजर नहीं आता है, कोई भी आइडियल वर्शिप, इमेज वर्शिप, ये सब नजर नहीं आती है ऋग्वेद में, तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये तो होने वाला नहीं है आंसर। तो भैया टू जो है ये क्या है? गलत है। रिचुअल सेक्रीफाइसेस जो होता था, यज्ञ इन्वॉल्व होता था, ऑफरिंग ऑफ मिल्क, घी, ग्रेन्स, ये सब ऑफर किए जाते थे। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा तो 1-3 क्या है? करेक्ट है, 1-3 करेक्ट है। तो भैया सी हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ट्राइबल क्लेम कन्फेडरेशन ऑफ द प्राइमरी अपोनेंट ऑफ द किंग सुधा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था जब, तो क्या बताया था मैंने कि भैया एक तरफ रहते हैं भारत क्लेन वर्सेस एक तरफ रहती है 10 ट्राइब। इस 10 ट्राइब में का लीड करते हैं पुरुष। कौन लीड करते हैं? पुरुष लीड करते हैं। और इसके जो भरत क्लेन के जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है सुदास। क्या नाम रहता है? सुदास रहता है। और पुरुष को जो बैक करते हैं वो होते हैं विश्वामित्र जी। वो कौन होते हैं? विश्वामित्र जी होते हैं। और इनको जो सुदास को बैक करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो कौन होते हैं? गुरु वशिष्ठ होते हैं। कौन होते हैं? गुरु वशिष्ठ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। विच स्पेसिफिक ट्राइबल क्लेन और कॉन्फेडरेशन वाज द प्राइमरी अपोनेंट ऑफ द किंग सुदास। किंग सुदास तो भारत क्लेन से बिलोंग कर रहे हैं और इनके अपोनेंट में कौन है? पुरुष है। और पुरुष को बैक कौन कर रहा है? विश्वामित्र कर रहा है। तो भारताज एडवाइस बाय द वशिष्ठ, ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि भारत क्लेन के तो सुदास खुद ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। इन दोनों से कोई मतलब नहीं। आंसर हो गया पुरुष, जिनको एडवाइस दे रहे थे कौन? विश्वामित्र जी। तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक वर्ड है ये भी बताया था, पानी। पानी का मतलब क्या होता है? बहुत ऋग्वेद लिटरेचर में हमें देखने को मिला है। अ क्लास ऑफ वेदर कैटल थीव एंड मर्चेंट हु होल्ड वेल्थ एंड डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। कि भैया मर्चेंट क्लास होता था, और ये मर्चेंट क्लास जो है ये जो भी वैदिक सेक्रीफाइसेस थे उनको परफॉर्म नहीं किया करते थे। तो याद रखना, उन्हीं को बोलते थे पानी। यहाँ तक दोस्तों जो है वो पूरा कवर हो गया है। ठीक है, ये आंसर आपको बताना था, मैंने ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं। आपका काम ये करना है कि कमेंट सेक्शन में इसको चेनाब रिवर को, ब्यास रिवर को, झेलम रिवर को और सरस्वती रिवर को क्या बोलते थे इस समय में, ये आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये चारों आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, 1 2 3 4 करके बताइएगा, 1 2 3 और 4। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट में ढेर सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।